रिफ्रेशर कोर्स तो ऐसे है कि नॉर्मली जब कोई लोकोमोटिव नया आता है, ये स्टॉक आप इंडक्ट करते हैं तो स्टाफ की ट्रेनिंग होती है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जब वो प्रमोशन पे जाता है तो वॉल्टन से उसका एक रिफ्रेशर कोर्स कम प्रमोशन कोर्स विच इज़ मैंडेटरी, तो वो एक है। लेकिन रेस्ट श्योर के वट एवर इज द maintenance activities or the activities which is carried out in the shed, it is itself is a training or refresher course, because every failure is unique, every problem या वो जो rectification of the fault is unique. So if the staff is involved in real sense, तो वो समझें कि उसका नॉलेज रिफ्रेश होता रहता है। लेकिन यस वो रिफ्रेशर कोर्स ऐसे है कि वो इस बेसिकली जब वो प्रमोशन कोर्स पे जाता है ना, तो उसमें फिर वो एक उसने रिफ्रेशर कोर्स भी, वो भी एक है उसका, उसके अंदर वो जो कंटेंट्स है ना, ही हैज टू गेट थ्रू विद इट। और सर आई थिंक मोहतपुरा वर्कशॉप में भी कोई इनका टेक्निकल इंस्टीट्यूट टाइप है जहाँ पे, हाँ, एमईटी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग सेंटर, वो है बेसिकली कि रेलवे के अंदर रिक्रूटमेंट जो है ना वो 2 तरह होती है। एक तो है कि सिंपल जिस तरह बाकी डिपार्टमेंट्स में मावन भर्ती हो गया है, हेल्पर जिसे कहते हैं, और वो फिर बाई वर्चू ऑफ इस 5 साल हो गए तो एसएस सेमी स्किल्ड वर्कर, फॉर एग्जांपल फिटर या मशीनिस्ट व्हाटएवर, या सेमी स्किल्ड वेल्डर, वो बन जाएगा। और फिर अनदर 7 ईयर्स के बाद वो स्किल्ड फिटर या स्किल्ड वायरमैन या जो भी रिस्पेक्टिव ट्रेड में वो बन जाएगा। दूसरी जो रिक्रूटमेंट है स्टाफ की, एक तो सब इंजीनियर्स जिस तरह आप आए और आप एज ऑफिसर्स आ गए, सब इंजीनियर्स की ग्रेड 11 के बंदे, अब वो टेस्ट तो किसी टेस्टिंग सर्विस के थ्रू होता है और वो फिर आगे। इसी तरह जो सिविल इंजीनियर्स के हैं वो डिप्लोमा होल्डर्स, वो एज AWIs वो भर्ती हो गए। और 11 स्केल में सब इंजीनियर्स डायरेक्ट डिफरेंट ट्रेड्स में, इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो वो इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा और वो ट्रेड उसमें। तो जो बाकी एक और थर्ड कैटेगरी है विच इज कॉल्ड सी टाइप अप्रेंटिस। सी टाइप अप्रेंटिस वो ये मैट्रिक विद 1 ईयर सम वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स फ्रॉम द एक्रेडिटेड, जो जिस तरह ये कोई पॉलिटेक्निक में साल का वो करवाते हैं, या कोई स्वीडिश ये क्या है टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुजरात, या कोई इस तरह का जिसमें कोई वो, तो वो सी क्लास अप्रेंटिस मैट्रिक के बाद, और देन दे बाय प्रमोशन दे आर प्रमोटेड एज चार्जमैन, सीनियर चार्जमैन, और फिर उसके बाद फोरमैन तक वो 6ठे स्केल में डायरेक्ट 6 स्केल में, तो वो कैटेगरी है। तो ये इंसिडेंटली कल ही मैं एक लेटर भेज रहा था हेडक्वार्टर में कि जी ये जो रिसालपुर है इसके अंदर जो हमारे स्किल्ड आर्टिजन हैं या वर्कमैन हैं वो रिटायर हो रहे हैं ग्रेजुअली, तो ये हमें सी क्लास अप्रेंटिस जो है ना इसकी रिक्रूटमेंट अलाउ करें। अदरवाइज ये क्या होगा कि ये सारी कैटेगरी डिमिनिश हो जाएगी और फिर ये फैक्ट्री पहले ही डाउन जा रही है, प्रोजेक्ट नहीं है सच स्पेसिफिक, तो ये फिर क्योंकि वो रिक्रूटमेंट इटसेल्फ इज अ लॉन्ग लेंथी। आप लोगों ने जब अप्लाई किया होगा और एक्चुअल जब आपको लेटर मिला है 1 साल तो लगा होगा मेरे पास, 2 इयर्स, सो यू कैन इमेजिन कि कितने सीरियस हैं हम। और फिर आप देखें कि वो जो 14 थे मैकेनिकल इंजीनियर्स, 15 और उसमें 7, हाँ जी ओके ओके, तो वो फिर 2 साल, हमें भी 2 साल ही तकरीबन लगे थे। तो वो फिर आप देख लें कि अभी वो जो बाकी 7-8 बंदे हैं, अब उन्होंने कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लिया होगा ऑलरेडी, जो वेटिंग में भी होंगे वो कहीं ना कहीं समवेयर जो वेटिंग में बैठे, पता नहीं वो आई डोंट नो आते हैं कि नहीं आते या जो भी है। और अगर वो आते हैं तो दे विल मिस द ट्रेनिंग पार्ट, मतलब वो जो आप कर रहे हैं वो तो नहीं वो कर सकेंगे। ये सारा काफ़ी हमारा एक डायलेमा है कि इस तरह चलता है। सभी लोकोमोटिव जब ऑर्डर होते हैं तो उसके साथ ट्रेनिंग का भी क्या कहते हैं वो जारी कर दिया जाए कि भाई जहाँ से हम लेके लोकोमोटिव को टीम आए या हमारे यहाँ से बंदे हमारे जाते हैं ना, बहुत सारे ऑफिसर्स जाते हैं, स्टाफ जाता है, फोरमैन जाते हैं, ऑफिसर्स जाते हैं। ट्रेनिंग में कभी हम गए, ट्रेनिंग में ज़रा जाते हैं रिलेटिवली
ज़रा जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, हम लोग इंस्पेक्शन वगैरह पे गए थे यूनाइटेड स्टेट्स को 3-4 गए हैं। तो वो हमारा थोड़ा सा डिज़ाइन स्टेज थी और इंस्पेक्शन स्टेज। वो फिर जो सीनियर लोग हैं वो जाते हैं फॉर डिज़ाइनिंग, यही स्पेसिफिकेशन क्या होती हैं, वो कहते हैं कि हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये नीड विद आपका। क्योंकि वहाँ से एक टीम आए, वो आके यहाँ पे लोगों को मेंटेनेंस सिखाए कि ये हमारा लोकोमोटिव इस तरह का है। वो आते हैं ना, उनके सर्विस इंजीनियर जब तक वारंटी है 2 साल तक या 3 साल तक, उनके सर्विस इंजीनियर इज्जत होते हैं, दे आर अवेलेबल फॉर द ट्रेनिंग, ट्रबल शूटिंग, तो वो होते हैं। उसके अलावा यहाँ से भी जाते हैं, यहाँ से कम से कम लोकोमोटिव का तो मुझे याद है कि तकरीबन हर जब भी लोकोमोटिव की तकरीबन 50 ऑफिसर्स और स्टाफ वो तो जाते हैं। सॉरी, सिलेक्शन होती है क्या, दुल्हन वो जो पिया मन भरे, कुछ वो होती है, कुछ मेरिट बेस्ड होती है, कुछ पोस्टिंग बेस्ड होती है। मतलब फॉर एग्जांपल फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, ऑल द मेंटेनेंस इंजीनियर्स who are working as in the field as AME, DMEs, they should go for the training. तो वो बीच में कोई फारसी प्रोग्राम नहीं चलता है और मतलब वो फिर मुनासिब नहीं, लेकिन जाना चाहिए। जाते हैं डिजर्विंग, मतलब जो बंदे डायरेक्ट फील्ड के साथ हैं वो जाते हैं, लेकिन बीच में सवारशी प्रोग्राम भी कुछ चल जाता है तो किसी को क्या है कि तो फिर मुनासिब नहीं। अच्छा जी, लोकोमोटिव है, पावर प्लांट है, ट्रैक मशीन है, कोई भी है, समटाइम्स जब लाइन पे फेल हो जाता है, स्पेशली फॉर द लोकोमोटिव, सो इट इज डिक्लेयर एज एक्सीडेंट्स का पढ़ेंगे ऑपरेशन में, देयर इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सीडेंट्स, ए क्लास एक्सीडेंट, बी क्लास, सी क्लास, डी, ई, एफ तक। ए क्लास जो है वो नॉर्मली सीवियर किस्म के जो एक्सीडेंट्स हैं, जिसमें मेल एक्सप्रेस ट्रेन, पैसेंजर कैरिंग ट्रेन इन्वॉल्व हो, उसका जो एक्सीडेंट है दैट फॉल्स इन द ए कैटेगरी। फिर उसके बाद डिफरेंट वो क्लासिफिकेशंस हैं, हल आप ट्रेन ऑपरेशन में पढ़ेंगे या किसी सब्जेक्ट में लाजमी पढ़ेंगे। तो द लोकोमोटिव फेलियर ऑन लाइन फॉल्स इन द ई क्लास एक्सीडेंट। अच्छा, अब लोकोमोटिव में ऐसे है कि देयर इज नो सच आर्गूमेंट बस सर किस्मत खराब थी, फेल हो गया, बस सर आजकल मौसम ही ऐसा है, आजकल पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, इंजन फेल हो जाए, ये नहीं है। देयर इज सम स्पेसिफिक रीजन ऑफ फेलियर, कोई ना कोई रीजन होती है जिस वजह से लोकोमोटिव फेल होता है। तो अब वो उनको फिर क्लासिफाई किया जाता है कि जी वो किस कैटेगरी में फॉल करता है, फिर उसका रेमेडियल एक्शन क्या करना चाहिए। हर शेड के अंदर जहां पे भी लोकोमोटिव फेल होगा, एक तो ये है कि रावलपिंडी का बेस का लोकोमोटिव है, तो रावलपिंडी डिवीजन की जुरिसडिक्शन में फेल हुआ है, तो वो तो इजीली आप उसको वो कर सकते हैं कि क्योंकि स्टाफ आपके अंदर है, आप उससे पूछते हैं कि जी व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और पिंडी डिवीजन की जुरिसडिक्शन में है तो वो दूसरे दिन का सेम डे आपके पास पहुंच जाता है, इन डेड कंडीशन और इन वर्किंग कंडीशन। लेकिन अगर पिंडी का लोकोमोटिव है वो जाके फेल हुआ कराची में या कोयटा सिटी में, तो क्या होगा कि वो डेड इंजन आते आते टाइम लगेगा, 5 दिन लगे, 6 दिन लगे, 10 दिन लगे, पता नहीं कब पहुंचे, क्योंकि उसने आना होता है नॉर्मली गुड्स ट्रेन के साथ, तो फिर गुड्स ट्रेन होगी, उसके साथ लग के आएगा, फिर लाहौर पहुंचेगा, लाहौर से फिर कोई और गुड्स ट्रेन चलेगी, तो वहाँ से लाला मूसा आएगा, लाला मूसा से फिर आप किसी ट्रेन के साथ, गुड्स ट्रेन के साथ, क्योंकि नॉर्मली द डेड लोकोमोटिव इज नेवर अलाउड इन द पैसेंजर ट्रेन। तो या फिर ये है कि वो आप एक स्पेशल इंजन भेजे हैं उसके साथ वो आए, तो जब वो शेड पहुंचता है तो वो जिस डिवीजन में फेल होगा, that DME or officer is supposed to write a failure report addressed to COPS, CME
एंड द कंसर्न DME जहाँ का बेस के लिए इंजन प्लांट रेल में था, इस अकाउंट में फेल हुआ, ये रीज़न है। और ये इतना अच्छा सिस्टम था कि जिसमें आप बिल्कुल रूट कॉज एनालिसिस कर लेते थे कि जी क्या हुआ है। लेकिन अभी ये है द लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ फेलियर इज वेग, और ड्यू टू नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ऑफिसर्स, उनका इंटरेस्ट नहीं होता, फोरमैन्स नलायक, उनका इंटरेस्ट नहीं है, तो दे जस्ट मेक अ प्रैक्टिकल डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट विदाउट इन्वेस्टिगेटिंग द रियल काज। वो वहाँ चली जाती है CME ऑफिस में, ना कोई पढ़ता है ना कोई और चीज़, तो बस और एक काफ़ी रिकॉर्ड में लगी है। और वो जो लोकोमोटिव की फेलियर रिपोर्ट है वो एक डॉक्यूमेंट कहलाता है OP191। तो ये फेलियर रिपोर्ट जो है इसका एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है, एंड उसमें आप बैकग्राउंड देते हैं कि किस ट्रेन के साथ जा रहा था, क्रू किसका था, क्या हुआ, किस स्टेशन पे किस किलोमीटर पे ये फेल हुआ, क्रू ने क्या रेमेडी की, जब शेड में आया या जिस शेड में देखा उसने क्या इन्वेस्टिगेट किया, व्हाट दे फाउंड रॉन्ग इन इट, और वो फिर रीज़न लिखेंगे और फिर उसको क्लासीफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू इट्स ऑर्डर। अब कोई भी मशीनरी इक्विपमेंट जो फेल होती है तो उसकी दो रीजंस हैं। इट इज अप्लाइड एज अ कॉमन सेंस अदर देन रेलवे एज वेल एज ऑन द रेलवे इक्विपमेंट। आइदर इट इज मेंटेनेंस फेलियर और इट्स ऑपरेटिंग फेलियर। या आपने ऑपरेशन में गलती की या आपने उसकी मेंटेनेंस ठीक नहीं की, इसके अलावा तो कोई देयर कांट बी नो, कोई रीजन नहीं है। ये नहीं हो सकता कि जी बस किस्मत में लिखा था फेल हो गया, सर क्या बताएं, सर को पता ही नहीं चला, ये नहीं, नो। अच्छा, अब फिर वो या ऑपरेशन की वजह से होगा या फिर मेंटेनेंस के अकाउंट से होगा। फिर आप उनको क्लासिफाई करते हैं एग्जैक्टली पिन पॉइंट करने के लिए कि व्हाट इज द प्रिसाइज कॉज ऑफ द फेलियर। नाउ दीज आर द क्लासिफिकेशन, ये आप नोट कर लीजिएगा। और दूसरा यह है कि कोई दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका कोई मिड टर्म एग्जाम भी वो कह रहे हैं कि है, तो वो फिर गेट रेडी फॉर दैट। स्कर्दू भी हो के आए, लेकिन ये जरा इधर भी ज़हन में रखें। तो अच्छा जी, अब ऑपरेशनल फेलियर जो है, ऑपरेशनल फेलियर मींस एनीथिंग विद द लोकोमोटिव व्हिच वेंट रॉन्ग ऑन द लाइन। जाहिर है फेलियर होगा ही एक लोकोमोटिव का, शेड के अंदर तो फेलियर नहीं है। शेड के अंदर अगर आप पे कोई फॉल्ट आता है तो दैट इज नॉट अ फेलियर। फेलियर तो है ही ये है व्हेन योर लोकोमोटिव इज वर्किंग ऑन द लाइन। तो उसमें क्या है, नंबर 1 ऑपरेशनल फेलियर्स, और ऑपरेशनल फेलियर्स की आगे जो सब कैटेगरीज हैं उसमें ये है, इट कैन बी ऑन अकाउंट ऑफ द क्रू, कि ड्राइवर ने मिसमैनेज किया। तो अगर आप समझते हैं कि आप एक लोकोमोटिव फेल हो गया और जब आपने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि जनाब इसमें मिसमैनेजमेंट ऑफ द क्रू इन दैट सेंस कि उसने कोई ऐसा ऑपरेशन कर दिया जिसकी वजह से लोकोमोटिव शट डाउन हो गया और कुड नॉट रीस्टार्ट, तो दैट फेलियर विल बी। तो आप जब रिपोर्ट बनाएंगे तो उसको कंक्लूड कैसे करेंगे कि जनाब ये लोकोमोटिव या ये जो इक्विपमेंट है ये फेल हुआ ऑन अकाउंट ऑफ मिसमैनेजमेंट ऑफ द क्रू, एंड इट इज अ ऑपरेटिंग फेलियर एंड फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ OA1। सॉरी, ड्राइवर ये कर सकता है कि फॉर एग्जाम्पल उसके पास देयर कैन बी सो मेनी रीजंस। लेट्स से मैं कहता हूँ कि जी उसने जो उसका विजिलेंस डिवाइस था उसने ऑपरेट करना था, मतलब 110 सेकंड के 90 सेकंड के बाद उसने प्रेस करना था, नहीं किया प्रेस, 110 मिनट के बाद इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई हो गई, इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई हो गई और इंजन शट डाउन हो गया। जब वो हो गया और वो रीस्टार्ट नहीं हो सका, अगर रीस्टार्ट हो जाए 10-15 मिनट बाद तो फिर फेलियर एक्सीडेंट काउंट होगा कि नहीं? जो फेलियर की डेफिनेशन है ना, वैसे तो ये फेलियर नहीं होगा। ये
आपकी जो पंक्चुअलिटी डेली पोजीशन होगी ना, उसके अंदर आपके अकाउंट पे एक डिटेंशन आएगी कि जी 15 मिनट बाद स्टार्ट हो गया, तो वो जो गाड़ी 15 मिनट लेट हो जाएगी, तो दैट जो डिले है दैट विल बी ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांच। इसी तरह फॉर एग्जांपल पावर प्लांट फेल हो गया रास्ते में। अब क्या है कि जनाब पावर प्लांट में किसी एसी बंद हो गए, लाइट बंद हो गई, ड्राइवर ने अलार्म चेन पुल कर दिया, सॉरी ड्राइवर कह रहा हूँ, पैसेंजर ने गाड़ी रुकवा दी और उन्होंने खप डाल दी कि जनाब ये ठीक करें इसको। अब वो एक रीजन है, अब गाड़ी खड़ी है, लोग लिटरली ऐसे करते हैं कि वो ट्रेन के आगे बैठ जाते हैं कि गाड़ी नहीं चलने देंगे जब तक ये ठीक नहीं होता। तो वो फिर होगा कि जी आरटीएल स्टाफ की या आरटीएल डिपार्टमेंट की वजह से ये गाड़ी लेट हुई है। तो वो डेली जो आपकी गाड़ी आपकी डिवीजन में लेट होती है उसका अकाउंटेंट होता है डेली बेस पे। मैकेनिकल डिपार्टमेंट या लोको अकाउंट पे कितना है, कैरेज एंड वैगन के अकाउंट पे डिले कितना है, आरटीएल के अकाउंट पे कितना है, सिग्नलिंग अकाउंट पे कितना है, डिवीजन्स के अंदर मेंटेन होती है और फिर सारी डिवीजनों की पंक्चुअलिटी जो है वो कंपाइल करके हेडक्वार्टर लेवल पे वो पंक्चुअलिटी मेंटेन की जाती है। कितनी आपकी ओवरऑल ट्रेन पैसेंजर मेल एक्सप्रेस ट्रेन की पूरे सिस्टम की पंक्चुअलिटी क्या रही। मैंने आपको बताया था कि हार्डली पूरे सिस्टम की हम जब किसी दिन बहुत अच्छा दिन होता है तो वो 60% 62% से ज़्यादा नहीं है। तो बस है ये एक। अच्छा नंबर 2 जो है कि क्रू फेल टू बुक और रिपोर्ट अ नोन डिफेक्ट और ट्रबल और MED1 फॉर्म। अच्छा एक क्रू है, लेट्स से मिस्टर ए लेके जा रहा है दिल्ली से लाहौर, रास्ते में उसको रिपीटेड कुछ प्रॉब्लम आए, लोकोमोटिव फेल नहीं हुआ, प्रॉब्लम जरूर आया कि जी वो एक दफ़ा शट डाउन हुआ है बिकॉज ऑफ सम रीज़न, फिर वो कोई 50 किलोमीटर बाद फिर शट डाउन हुआ, फिर भी ड्राइवर ने रीस्टार्ट कर लिया। तो ड्राइवर के पास जब वो शेड से निकलता है एक डॉक्यूमेंट होता है दैट इज कॉल्ड MED1 फॉर्म। MED1 फॉर्म के ऊपर वो अपने पूरे लोकोमोटिव की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ड्राइवर, असिस्टेंट ड्राइवर का नाम, कितने बजे शेड से निकला, किस ट्रेन को वर्क किया, क्या क्या रीडिंग्स उसने नोट की, फिर उसके बाद क्या क्या प्रेशर्स थे, एक एक चीज नोट करता है वो। और उसके फॉर्म की बैक साइड में एक ब्लैंक सा वो होता है टेबल बना, उसके अंदर इफ ही एक्सपीरियंसेस एनी प्रॉब्लम विच ही फेसेस एंड रूट, वो फिर रिपेयर लिख देता है उसके ऊपर। मसलन वो उसके ऊपर लिख देता है कि जनाब लेट्स से कि मेरी कैब लाइट रास्ते में फ्यूज हो गई है, ड्राइवर कैब की लाइट है वो फ्यूज हो गई, या जब मैंने ऑन की तो वो नहीं, मतलब शाम को वो लेके चला तो उस वक्त तो उसको जरूरत नहीं थी, जब मगरिब के टाइम पे उसने ऑन की तो पता चला ये लाइट ही ऑन नहीं हो रही। तो ये एक जो प्रॉब्लम है, इससे इंजन फेल नहीं होगा कि ड्राइवर कैब की लाइट से लोकोमोटिव फेल नहीं होगा, लेकिन ही विल फेस सम प्रॉब्लम। तो अगर कोई ऐसा लोकोमोटिव से रिलेटेड इशू कि वो जो रास्ते में उसको एक्सपीरियंस आया और लोकोमोटिव बंद हो गया या रिपीटेड उसने ट्रबल दी जिस वजह से उसको प्रॉब्लम आया ऑपरेशन में और लोकोमोटिव ने टाइम लूज किया है, ट्रेन ने टाइम लूज किया है, तो अगर उसका ड्यूटी है इस ड्यूटी बाउंड के जी वो लिखे। अगर वो नहीं लिखेगा ना तो जिस शेड में इंजन पहुंचेगा उनको पता ही नहीं चलेगा, दे विल फील के जी, बल्कि दे विल टेक द इंप्रेशन कि एवरीथिंग इज ओके विद दिस लोकोमोटिव। सो वो उसी तरह निकालेंगे और वापसी पे फिर वो दूसरा क्रू फेस करेगा उस प्रॉब्लम को, और उस अकाउंट में अगर लोकोमोटिव फेल हो जाएगा तो दैट विल बी एट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स OA2 कि जी अगर रास्ते में उसको रिपीटेडली प्रॉब्लम आ रहा है और उसने फेस किया है बट ही फेल टू रिकॉर्ड इट ऑन द रिपेयर फॉर्म और वो उसी तरह इंजन शेड ने निकाल दिया और वापसी पे जाते हुए फेल हो गया, तो वो फिर उस पहले क्रू की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। The first crew will be held responsible who failed to book that repair जो कि उसको रास्ते में। अच्छा फिर उसके बाद OA3 है जो crew in experience।
कि जिस तरह एक मालगाड़ी का या गुड्स ट्रेन का ड्राइवर है वो इतना नॉलेजेबल नहीं होता एज कंपेयर टू मेल एक्सप्रेस ट्रेन के। तो क्या होगा कि वो अगर आप मतलब फॉर एग्जांपल दिस इज एक ये स्विच बोर्ड लगा हुआ है, अब मुझे इसका आइडिया नहीं है कि जी इसके अंदर सर्किट ब्रेकर्स हैं अगर, तो आई रॉन्गली पुट ऑफ सम सर्किट ब्रेकर और पता चले जी लाइट ही ऑन हो रही, तो इट इज माई इनएक्सपीरियंस। तो दिस फेलियर विल बी attributed टू मी। तो प्री इनएक्सपीरियंस मीन्स के फॉर एग्जांपल लेट्स से वो जा रहा है, रास्ते में कोई सेंसर ऑपरेट हो गया जिससे कोई सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर गया। अब वो बैठा है, उसने मैसेज कर दिया कि जनाब वो कंट्रोल ऑफिस में मुझे वो दे दें, मेरा इंजन फेल हो गया जी और मुझे रिलीफ पावर चाहिए। अब गाड़ी खड़ी है, पीछे भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, सामने वाली भी गाड़ियाँ खड़ी हैं लास्ट स्टेशन पे, और पता क्या चला, इट इज़ ये एक दफ़ा मुझे याद है, आई वाज वर्किंग एज रीजनल मैकेनिकल इंजीनियर, तो एक लोकोमोटिव फेल हो गया, जस्ट पिंडी से चौथा स्टेशन था और कोई 2.5 घंटे तक गाड़ी खड़ी रही बिकॉज देयर वाज नो रिलीफ इंजन अवेलेबल इन द शेड। तो जो फर्स्ट इंजन आया उसका टर्न टेबल करा के हमने वापस भेजा, तो 2.5 घंटे गाड़ी रुक गई। तो जब इंजन आया तो पता ये चला कि देयर वाज ओनली वन सर्किट ब्रेकर व्हिच वाज टू बी रीसेट, और उनका जी वो फ्यूल पंप का सर्किट ब्रेकर, फ्यूल पंप मोटर का सर्किट ब्रेकर था। मैंने जब फोरमैन से पूछा कि ये 2.5 घंटे गाड़ी खड़ी है, व्हाट वेंट रॉन्ग, उसने कहा सर वो क्रू को पता ही नहीं था, लाहौर का क्रू था और वो सर्किट ब्रेकर ऑफ हो गया था, ट्रिप कर गया था और उसको रीसेट ही नहीं कर सके। वो वापस आए, हमने रीसेट किया, चेक किया लोकोमोटिव को, देयर इज नो अदर फॉल्ट। OA3 सर ये तो डायरेक्टली लिंक हो गया उस बंदे के साथ जिसने क्रू लिंक बनाया था, जो उसने किसी इनएक्सपीरियंस बंदे को उसमें इनकॉर्पोरेट किया। नहीं, देखे ना, जब व्हेन एनीबॉडी इज सर्टिफाइड कि ये फिट है, अब होल नॉलेज तो क्रू की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट द बेसिक नॉलेज ही शुड नो कि जी वो ये सर्किट ब्रेकर चेक करेगा, अपना सर्किट देखेगा कंप्लीट हुआ है, ये वो। ऐसा नहीं है, ये तो नहीं है कि जी वो जिम्मेदार है। इस तरह तो आप CO तक भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले जाएंगे कि जी ये AME जिम्मेदार है, AME के बाद तो चूंकि DME के अंडर होता है तो वो भी जिम्मेदार है, DME जो कि DS के अंडर आता है तो वो भी जिम्मेदारी तो उसकी भी बनती है 2-4। तो फिर जो DS है उसको लगाया है सेक्रेटरी चेयरमैन रेलवेज ने, फिर वो भी जिम्मेदार है। ऐसे नहीं है। तो वो हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं ट्रेन ऑपरेशन के साथ, ये तो उनकी जिम्मेदारी है ना। अब इसमें क्या ये जो सारा ये फॉल्टी ये एक क्लासिफिकेशन है, इसमें ओनली ही इज टू बी ब्लेम, दैट स्पेसिफिक पर्सन। ये तो सारा इनएफिशिएंसी है ना कि जी उसका नॉलेज ही इतना नहीं है कि वो। अच्छा, फिर उसके बाद ऑपरेटिंग के कुछ जो है मिसलीनियस है, मतलब जिनको आप कह नहीं सकते कि जी वो किसी बंदे की जिम्मेदारी है। मतलब एज सच मसलन क्या हुआ कि एक लोकोमोटिव कराची से चला लाहौर तक आया, तो मेल एक्सप्रेस पे उसका फ्यूल तकरीबन 6,500 लीटर कंज्यूम होता है, 6,500 लीटर्स, 3,000 या 4,000 हार्स पावर की लोकोमोटिव। तो क्या हुआ कि वो रास्ते में कोई ड्रेलमेंट है, 4-4 घंटे गाड़ी खड़ी रही। अब रास्ते में फ्यूलिंग तो नहीं हो सकती। अब क्या हुआ कि वो पता चला जी कि वो साहिवाल से आगे नहीं जा सकता क्योंकि फ्यूल शॉर्ट हो गया, उसका राशन ही कंज्यूम हो गया, रास्ते में आइडलिंग इतनी हुई है कि वो। तो अब ये जो शॉर्टेज ऑफ फ्यूल है, यू कांट एट्रीब्यूट इट टू एनी पर्टिकुलर पर्सन बिकॉज इट इज़ अनफोर्सीन। कि ड्रिलमेंट की जो कॉज है वो तो वो बंदा जिम्मेदार है ना, लेकिन उसका अल्टीमेट इफेक्ट जो शॉर्टेज ऑफ फ्यूल होगी, तो इसमें ड्राइवर का तो कसूर नहीं है। वो तो अपना राशन वो देखेंगे पूरा लेके निकला है कि नहीं। और नॉट भी जो स्मार्ट ड्राइवर्स हैं वो कभी भी ऐसे नहीं करते कि वो फ्यूल शॉर्ट लेके चले।
फिर उसके बाद बैड, डर्टी और एडल्ट्रेटेड फ्यूल जो है, इसमें ये है कि कोई एनी रीज़न, लेट्स से कि आपका नीचे डेड लेवल होता है फ्यूल टैंक के, कि आपका लेवल मतलब कम है और उसके अंदर से वो ये डर्ट और स्मॉक वो जो है कोई नीचे वो जो पार्टिकल्स हैं, फॉरेन पार्टिकल्स, तो सैंड, डस्ट, वो सक्शन हो रही है, तो दैट विल बी एट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स OB2। फिर एक्सीडेंटल और अनक्लासिफाइड लोकोमोटिव फेलियर। अब ये एक्सीडेंटल और अनक्लासिफाइड में ये है कि रास्ते में जा रहे थे, कोई चीज़ हिट हुई फ्यूल टैंक को, फ्यूल लीक करना शुरू कर गया बॉटम से, और अल्टीमेटली वो आफ्टर सम टाइम ज़ाहिर है कि वो एग्जॉस्ट हो जाएगा फ्यूल, तो यू हैव टू डिक्लेयर द लोकोमोटिव एज फेल्ड, आपको रिलीफ पावर चाहिए। या आपकी ट्रेन जा रही थी, ये बड़ा शौक है पाकिस्तान, मतलब ये जो ख़ास तौर पे ट्रैक की, अब तो चूँकि बहुत पॉपुलेशन है, तो एवरी डे क्या होता है कि जी वो पत्थर मारते हैं और ड्राइवर फिर वो पता चला जी सामने वाला ग्लास तोड़ दिया, ड्राइवर भी, क्रू भी ज़ख्मी, ड्राइवर ज़ख्मी, असिस्टेंट ड्राइवर ज़ख्मी। या जिस तरह विंटर है, साइड पे मारा पत्थर, तोड़ दिया, अब हवा अंदर जा रही है, तो ज़ाहिर है कि वो मैसेज देगा क्रू के जी मेरा तो ये लोकोमोटिव आगे, मेरा शीशा टूट गया है, मैं नहीं आगे वर्क कर सकता। सर कौन पत्थर मारेगा? ये आप जैसे शरारती बच्चे मतलब ये बच्चे जो रास्ते में मतलब वो पत्थर उठाते हैं, और वो तो ऑलमोस्ट मेरा ख्याल हफ्ते में एक आध ये ग्रुप है ट्रेन ऑपरेशन का, उसके ऊपर हम देखते हैं कि जनाब वो इंजन फेल हो गया, क्या है कि वो डिमांडेड रिलीफ पावर, रीज़न भी लुकआउट ग्लास टूट गया है, या वो चूँकि टेम्पर्ड ग्लास होता है, तो अगर वो नहीं भी टूटता तो उसके अंदर वो क्रैक्स इतने आ जाते हैं कि आपकी विजिबिलिटी इफेक्ट होती है, तो वो आगे तो नहीं जा सकता, तो वो फिर कहता है कि मुझे अगले स्टेशन पे नया लोकोमोटिव दें। एवरीवेयर, पूरे पाकिस्तान का कल्चर एक, हमें सारी एज नेशन तो एक ही है ना, हमारे सिम्टम्स जो भी हैं, तो वो फिर उस फेलियर में फॉल करता है। मोटिव फेलियर में से अगर वो है कि जो फेलियर्स को पिरामिड हो गया, उनको मतलब जो इंस्पेक्शन वाले उन्होंने मैनिपुलेट करके दे गिव समवन एल्स रिस्पांसिबल, क्रू को बचा के किसी और को, मतलब देखें, अगर तो आप रिलीजियस इन्वेस्टिगेशन करें, विच इज़ नॉट बीइंग डन, मैंने स्टार्ट में कहा, अगर तो आप रिलीजियस करें तो देयर विल बी अ प्रिसाइज, जैसे कहते हैं ना, रीजनिंग ऑफ द फेलियर। लेकिन चूंकि हम सबसे वो आगे जरा थोड़ा सा आएगा ना, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम पता क्या करते हैं, हर चीज जो है ना हम डाल देते हैं मटेरियल फेलियर है, ताकि कोई बंदा जिम्मेदार ना हो मटेरियल फेलियर में। वो सबसे ज्यादा आप फेलियर रिपोर्ट्स जब देखेंगे ना लोकोमोटिव की, तो पता चलेगा कि उसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है मटेरियल फेलियर, बिकॉज मटेरियल फेलियर में कोई बंदा जिम्मेदार ही नहीं। इस क्लासिफिकेशन में तो वो नहीं आता। किस क्लासिफिकेशन में? ये ऑपरेशन की है, नॉट मेंटेनेंस, इट इज ऑपरेटिंग की जो है क्लासिफिकेशन ऑफ फेलियर्स। ये क्रू से रिलेटेड है, लोकोमोटिव से रिलेटेड है, व्हेन इट इज ऑनलाइन। आ गया कि नहीं? मैकेनिकल फेलियर, मैकेनिकल फेलियर में क्या है, मैन्युफैक्चरर के अकाउंट पे कि लोकोमोटिव आपने, मैंने बताया जिस तरह नया लिया, अब वो कंप्रेसर हमारे पूरे फ्लीट के रिप्लेस हो रहे हैं, क्योंकि उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो बच गया हो, सारे कंप्रेसर सीज हुए। व्हेन द फर्स्ट केस जब होता है ना, तो आप थोड़ा सा कॉशियस होते हैं कि नया इंजन था, ये क्या हो गया यार, व्हाट वेंट रॉन्ग। तो बाद में पता चलता है कि नहीं जी, ये तो दूसरे दिन दूसरा हो गया, हफ्ते बाद तीसरा हो गया, 2 हफ्ते बाद चौथा हो गया। तो वो फिर आप क्या करते हैं कि वो मैंने बताया कि पूरे फ्लीट के अंदर अगर प्रॉब्लम आए तो फिर क्या होगा, इट विल बी, और अल्टीमेटली दे एक्सेप्टेड कि जी हाँ ये हमारा डिज़ाइन फॉल्ट है और इसके अंदर डिफेक्टिव डिज़ाइन है, क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर है ऑयल का वो मेंटेन नहीं हो रहा।
कि जो उस रेंज में कि 60 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहना चाहिए, ये तो जा रहा है 102 103 तक। तो क्या होगा कि अगर अंडर वारंटी ये नॉर्मली अराइज होता है, ये वाला जो है इनिशियल टाइम पे, साल 2 साल में आपको पता चल जाता है कि अगर डिफेक्टिव डिजाइन हो तो वो आपको इनिशियल वारंटी के पीरियड में ही रिपीटेड फॉल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो इसी तरह एक GU20 लोकोमोटिव है, उसके हमारे एक लोकोमोटिव की ये ट्रैक्शन मोटर की शाफ्ट टूट गई। जस्ट जिधर पिनियन और इंटरफेस होता है बुल गियर का, मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी कि जहाँ पे ट्रैक्शन मोटर का गियर और बुल गियर जो एक्सल के ऊपर होता है वो इंटरफेस करते हैं, तो बिल्कुल पिनियन के बैक से वो शाफ्ट टूट गई, एक टूटी। अब ये वारंटी में लोकोमोटिव थे, वी वर वरीड कि व्हाट वेंट रॉन्ग। आई वाज वर्किंग एज CME। तो अच्छा, उसके अंदर एक गियर केस मैंने शायद बताया था कि गियर केस एक होता है, हाउसिंग होती है जिसके अंदर लुब्रिकेंट फिल होता है, जहाँ पे ये दोनों गियर आपस में मैश कर रहे होते हैं उसकी कूलिंग के लिए, कूलिंग और लुब्रिकेशन के लिए। तो वो उन्होंने जो ऑयल उसके अंदर डाला हुआ था तो वो था तकरीबन 4700 रुपीज पर लीटर वो दे रहे थे। जब हमने लिया 4700, तो जस्ट आई टॉक टू माय अदर ऑफिसर्स कि यार ये हम जो बाकी लोकोमोटिव में डाल रहे हैं वो क्यों नहीं डालते, जो 200 रुपये 250 रुपये लीटर आता है। तो उन्होंने कहा जी कि ठीक है सर, ये वारंटी में इंजन है तो ये रिस्क ना ले। मैंने कहा डालो यार, देखते। हमने पूरे लोकोमोटिव में एक ट्रैक्शन मोटर में वो उस गियर केस में डाला और हमने उसको ये किया कि वो बाउंड कर दिया पहले इनिशियल 4-5 दिन कि ये आपने इसका टेम्परेचर लेना है विद अदर गियर केसेस, कि बाकी ट्रैक्शन मोटर्स का जो ये है हाउसिंग, इसके अंदर क्या, जिसके अंदर वो ऑयल 4700 रुपये लीटर वाला है और जिसके अंदर 250। देयर वाज नो टू मच टेम्परेचर डिफरेंस, 2-3 डिग्री का था, वो नॉर्मल है वैसा ही। फिर हम चलाते गए से, फिर हमने पूरे एक लोकोमोटिव में ऐड कर दिया। अच्छा, तो जब पूरे लोकोमोटिव में ऐड कर दिया तो वो नॉर्मल चलता रहा। तो जब वो शाफ्ट टूटी तो उस एक लोकोमोटिव भी टूटी। अच्छा, अब वो जब आपने वो हमने निकाला, अपने तौर पर एनालिसिस किया, तो उसके अंदर बाकायदा हमें वो फ्रेश क्रैक नजर आया। पूरा जो शाफ्ट के दो पीसेस हुए थे, बोथ वर शाइनिंग, इट मींस देयर वाज नो एनी, मतलब वो फ्रेश क्रैक हुआ था, उसकी कोई रीजनिंग नहीं थी उस केमिकल के साथ। फिर हफ्ते बाद दूसरी क्रैंक शाफ्ट, फिर तीसरी क्रैंक शाफ्ट, चौथी क्रैंक, वो सॉरी ट्रैक्शन मोटर की वो जो आर्मेचर शाफ्ट है, वो सारे लोकोमोटिव्स पे तकरीबन कोई 20 केसेस हुए कि वो शाफ्ट टूट गई और सबकी लोकेशन एक ही जगह थी, सबकी लोकेशन एक ही पॉइंट पर। फिर हमने उनको किया कि जनाब आप इसका रूट कॉज एनालिसिस, तो वो अमेरिकन या जो OEM होता है वो हमसे तो बहुत प्रोफेशनल लोग होते हैं, वैसे हवाई गुफ्तगू नहीं करते हमारी तरह। वो क्या करते हैं कि वो फील्ड सैंपल वो लेते हैं, उसको भिजवाते हैं अमेरिका, वो सारे टेस्ट वेस्ट करते हैं और फिर 2-3 महीने बाद पूरी कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट भेजते हैं। जब वो रिपोर्ट आई तो उसके अंदर दे एडमिटेड द फॉल्ट और उन्होंने कहा कि ये जो हमने इसको वो टेस्ट किया है ना इसके ऊपर, उसमें ये प्रॉब्लम आया है, इस वजह से ये एक ही पॉइंट से टूटी। तो फिर ये हुआ कि वो सारी उन्होंने रिप्लेस करके दी आर्मेचर शाफ्ट्स, वो नहीं दी। तो दिस अराइज नॉर्मली एट द इनिशियल स्टेज, जब आप प्रोडक्ट को सर्विस में यूज़ करते हैं तो देयर कैन बी डिफेक्टिव डिज़ाइन। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि GU40 में इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स फेल होते थे बहुत फ्रीक्वेंट, तो उनकी जो इंसुलेशन थी वो सल्फर के साथ कंटेमिनेट करती थी। तो उन्होंने फिर कहा कि हाँ ये हम इसको ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं इसकी इंसुलेशन को। तो उन्होंने इसके ऊपर कोई रेजन कोटिंग या वार्निश कोटिंग और वो करके पहले रूट कॉज एनालिसिस निकाला और फिर रीजनिंग बताई कि जी सल्फर कंटेंट्स जो है ना, कोल जहाँ पे होता है लोड, वहाँ पे डस्ट में जो होता है
और मॉइस्चर के साथ वो इसको सरफेस को अफेक्ट करते हैं और ये शॉर्ट हो जाता है। तो वो फिर उन्होंने वो सारे उसको इम्प्रूव किया इंसुलेशन को और मॉडिफाइड हमें दिए। देन पुअर वर्कमैनशिप। सर ये डिफेक्टिव डिजाइन का कोई एक्सीडेंट हो तो वो इंश्योरेंस देते हैं या कोई पे बैक करते हो या? देखिए डिफेक्टिव डिजाइन जो है ना, इंजन फेलियर जो है ना, उस वजह से एक्सीडेंट नहीं होता, उस वजह से आपका इक्विपमेंट डैमेज होता है। नॉर्मली डीजल इंजन जो ऊपर है ना, एक्सेप्ट ब्रेकिंग सिस्टम, अगर ब्रेकिंग सिस्टम डिफेक्टिव हो जाए तो फिर तो एक अलग कहानी है, जो कि आज तक नहीं हुआ, आज तक नेवर इट हैपेंड। उसके लिए फिर आपको प्रूव करना पड़ता है कि जनाब हाँ ये हुआ है, आपकी वजह से हुआ है। क्लोज होते हैं इस तरह कोई एग्रीमेंट में कि आप पे बैक करेंगे अगर कोई एक्सीडेंट होता है आपके डिजाइन के भी या कोई मटेरियल लॉस होता है? अच्छा, कुछ देते हैं, मतलब कुछ तो एक्सेप्ट करते हैं ये क्लास। इसमें एक क्लॉज हमने डाली थी फॉर एग्जांपल जी के, जब स्पेसिफिकेशन बताएंगे जी अगर कोई लोकोमोटिव आपके अकाउंट पे किसी ऐसे डिफेक्टिव डिजाइन में मटेरियल की वजह से फेल हो जाएगा और जितने दिन वो खड़ा रहेगा लोकोमोटिव फॉर वांट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट कि आप इंपोर्ट करेंगे, लगाएंगे और वो दोबारा सर्विस में आएगा, तो क्या आप इसको ये फिर आप जितनी उसकी डेली अर्निंग का पोर्शन है वो आप हमें देंगे इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी जो भी है। तो दे रिफ्यूज, उन्होंने कहा नहीं ये नहीं, हम उसको रेक्टिफाई करेंगे और जो भी होगा, लेकिन ये नहीं हमें क्लॉज आती एक्सेप्ट, क्योंकि द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट यूनिलैटरल, इट इज म्यूचुअली एग्रीड बाय द बोथ पार्टीज। आप बनाते हैं, उनके साथ शेयर करते हैं, फिर वो अपना रिस्पॉन्स देते हैं कि हाँ ये हमें एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, लेने हैं तो लें लोकोमोटिव, नहीं लेने तो ना लें। तो वो कुछ नॉर्मली जैसे चाइनीज है ना, दे एग्री फॉर ऑल टर्म्स कंडीशन, जो भी आप स्ट्रिंजेंट टफ देंगे ना वो कहते हैं हाँ जी बिल्कुल जी, वो दे जस्ट वांट टू कैप्चर द बिजनेस, वो करते हैं इस तरह। नॉट अमेरिकन, दे आर वेरी प्रोफेशनल। उनके जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो उनके क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर्स होते हैं, उनके वो होते हैं लीगल, सारा लीगल के एक्सपर्ट्स होते हैं, वो एक एक लफ्ज़ एक एक क्लॉज पढ़ते हैं, देन दे रिस्पॉन्ड टू यू, फिर आप उसको एग्जामिन करते हैं। तो वो फिर पुअर वर्कमैनशिप, जरूरी नहीं है कि जो लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरर ने बनाया वो भी तो ह्यूमन बीइंग ही है ना जी, वो भी गलती कर सकते हैं। यही जो नया लोकोमोटिव आया जिसको हम कहते हैं 12 लाख तक खोलना नहीं, अब इसके अंदर कैम शाफ्ट का 2 बोल्ट थे वो टूट गए, तो वो इंजन फारग हो गया, पूरा इंजन सीज हो गया था। तो चूंकि वारंटी में था, उन्होंने रूट कॉज आइडेंटिफाई की और उन्होंने कहा जी कि ये जो बोल्ट थे कैम शाफ्ट के ये लूज टॉर्क थे एट द मैन्युफैक्चरर फैसिलिटी, दे एक्सेप्टेड देयर, और पूरा डीजल इंजन उन्होंने इंपोर्ट करके दिया आपको। तो वो उनके अकाउंट पे जो है मैन्युफैक्चरर के अकाउंट पे हो सकता है। फिर बैक वर्कशॉप में, ये जो डीजल वर्कशॉप है, ये बैक वर्कशॉप में जब मेजर ओवरऑल हो रहा है तो आपने कोई ऐसा अपनी तरफ से कोई मॉडिफिकेशन की, कोई मटेरियल ऐसा लगा दिया जिस वजह से फेलियर हो गया, तो वो आप वर्कशॉप को एट्रीब्यूट होगा। कि फॉर एग्जांपल अगर लोकोमोटिव निकला है और पता चला जी चौथे दिन फेल हो गया है, और क्या हुआ जी कि बैक शॉप ने कोई मॉडिफिकेशन की थी या ये मटेरियल कोई खुद लगाया था या कहीं से लेके लगाया था, तो वो फिर उधर एट्रीब्यूट होगा। फिर पुअर वर्कमैनशिप सिमिलर, जिस तरह कि वो वर्कशॉप में सारे फरिश्ते तो नहीं काम करते, अनविलिंग वर्कर्स, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, कैजुअल वर्किंग, वो उसमें आ जाएगा। नंबर 3 ट्रायल फिटिंग, ये को बता सकता है? सर आपने बताया था कि अगर कोई है स्पेसिफिकेशन की चीज मिल रही हो तो उसके साथ भी अपने को ट्राई करते हैं और उसका वेरी राइट। ट्रायल फिटिंग ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास रबर सील थी, कोई ऑयल सिस्टम में लगनी थी, रबर सील है, एग्जांपल दे रहा हूँ, या एयर सिस्टम में कोई सील लगनी थी, वो आपने लोकल वेंडर से बनवाई और उसने
मैंने बताया कि उसका एक ट्रायल शीट इशू होती है, हेडक्वार्टर CME अप्रूव करता है कि हाँ जी इसको दे दें। पहले तो वो अपना एक्सपीरियंस देता है ना जी, मैं डिफेंस में सप्लाई कर रहा हूँ, मैं फलां जगह पे, मैं कामरा में PF को सप्लाई करता हूँ। आप उसके क्रेडेंशियल्स देखते हैं और आप उसे कहते हैं कि ठीक है आप हमें ट्रायल पे दे दें, हम लगा के देख लेते हैं। आपने लगाई बट इट डिड नॉट वर्क, फेल हो गई। तो जब ट्रायल पे लगाते हैं तो ट्रायल के बाकायदा, फॉर एग्जांपल इफ आई एम फिटिंग दिस कंपोनेंट, तो इसके ऊपर बाकायदा प्रोसीजर है कि जी यू विल एम्बॉस, यू विल राइट डाउन विद द पेंट और एम्बॉस द कंपनी नेम, डेट ऑफ फिटमेंट, एवरीथिंग, एंड यू विल पुट इट इन दैट सिस्टम। और फिर उसको आप क्वार्टरली रिपोर्ट भेजनी होती है शेड में। दे आर बाउंड के जी ये जो ट्रायल मटेरियल है ये सक्सेसफुली कामयाब चल रहा है, ये वर्कशॉप में इस डेट को फिट हुआ था। आप क्वार्टरली रिपोर्टें भेजते जाएंगे और फिर जब आप देखते हैं नॉर्मली 3 साल तो प्रेस्क्राइब है, वैसे अगर आपको अर्जेंसी होती है तो फिर आप 2 साल बाद भी कहते हैं ठीक है यार वो है, ये ठीक चली है, बस आप दे दें। तो ये इन केस जब आपने ट्रायल मटेरियल लगाया और वो इट डिड नॉट वर्क, रियली फेल हो गया, तो वो फिर आप उस कंपनी को भी फारिग करेंगे कि जी ये फेल हो गई, ये नहीं कर सकी। और फिर मैकेनिकल, ये ज्यादा पर्टेनिंग टू शेड भी है, शॉप भी है, बैड वर्कमैनशिप, स्लैक सुपरविजन, इनएक्सपीरियंस, तीनों चीजें। कि फिटर या वायरमैन का काम था कि उसने एक सर्किट को चेक करना था, उसने अपने एसएस वायरमैन को दे दिया या किसी मावन को दे दिया, ये तुम देख लो मैं ज़रा खाना खा लूँ, तो वो उसने उसका इतना एक्सपीरियंस नहीं था तो वो फिर उस तरह एट्रीब्यूट होगा। अच्छा, फिर उसके बाद जो असल आपका लाइन ऑफ डिफेंस है, जिसमें आप कहते हैं कि जनाब जो फेलियर होगा ना, मतलब मैं क्या करूँ जी, है ही नहीं, सामान ही नहीं है तो मैं क्या करूँ। यू एट्रीब्यूट इट टू द ऑर्गेनाइजेशन। कि फॉर एग्जांपल लोकोमोटिव है तो उसको एक रेक्विजिट रिप्लेसमेंट ऑफ स्पेयर्स या कंपोनेंट्स चाहिए, और ये आपने कुछ तो आपने लोकल लेवल पे तो आप अरेंज कर लेंगे छोटा मोटा 1-2 लाख रुपए के खरीद के, लेकिन द रेगुलर आइटम्स विच आर स्टॉक आइटम्स आपको रेगुलर मिलने चाहिए, हाई टर्नओवर आइटम्स हैं कि आपको फॉर एग्जांपल फॉर द पावर प्लांट्स, फॉर द लोकोमोटिव डीजल इंजन आपको फिल्टर्स चाहिए, ये तो किधर है, ACS कौन है, और स्टोर ने नहीं खरीद के दिए, तो फिर आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे जी नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, और दिस इज बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे लेके देने थे, नहीं लेके दिए तो मेरा क्या कसूर है। ऑफ कोर्स एक नहीं ना, देखिए ये तो एक कंपोनेंट है ना, एक सिर्फ फिल्टर तो नहीं ना चेंज होते, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स आल्सो, समटाइम्स इवन यू डोंट हैव द फिल्टर्स, कई इंपोर्टेड हैं तो वो पाइपलाइन में होते हैं, नहीं होते, आप पुराने लगा रहे हैं, ओवरड्यू लगाते जा रहे हैं, तो उसका एक कॉलोसल इफेक्ट तो आता है ना। वैसे महंगी प्रोक्योरमेंट है, क्या कहते हैं, ओवरऑल मेंटेनेंस जो है, रेगुलर मेंटेनेंस है ना। आपको पता है लोकोमोटिव का ये G का जो मॉडल है, वो उन्होंने कहा था जी कि एट आवर स्टैंडर्ड यू रिक्वायर $400 पर लोकोमोटिव पर डे, $400 पर लोकोमोटिव पर डे मेंटेनेंस, मींस ओवरऑल लाइफ साइकिल कॉस्ट कि जी 12 साल के अंदर इसमें मेजर ओवरऑल्स भी शामिल करें और रूटीन के जो माइनर शेड्यूल्स हैं वो भी शामिल कर लें, तो पर डे आपका वो जो रिप्लेसमेंट ऑफ स्पेयर्स ये बाकी आएगा $400, 2000 हार्स पावर की लोकोमोटिव, $400 पर लोकोमोटिव पर डे, माइनस लुब्रिकेंट्स, माइनस व्हील्स, जो कंज्यूमेबल्स हैं वो निकाल के, तो फिर आप यहाँ से अंदाजा करें। तो हमने ऐसे मैंने वर्कआउट करवाया था कि वो जो 400 वाली इक्वेशन है, व्हाट वी हैव विद अस, तो हमें जो पैसे मिलते हैं उस हिसाब से $400 के अगेंस्ट हमें $110-115 अवेलेबल होते हैं, तो फिर वो जो बाकी $285 है उसकी जो मिसिंग एलिमेंट है पर डे के हिसाब से,
300 लोकोमोटिव खड़ा है, सारे के पैसे मिलेंगे हमें? सबके मिलते हैं, सबके मिलते हैं। क्या कहते हैं, मैनेज नहीं, वो मैनेज देखे ना, वो आपके ठीक है। पर शेड के हिसाब से पैसे रिलीज होते हैं? नहीं, पर शर्ट के हिसाब से नहीं होते, वो तो पैसा आपको सेंट्रली एलोकेट होता है फॉर CME, वो CCP को देते हैं, स्टोर्स डिपार्टमेंट को और प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को। फिर जो CME अपनी डिमांड देगा कि जी मुझे ये लेके दें, सो यू हैव टू प्रायोरिटाइज। समटाइम्स आपको पता लगता है कि जी मेरे फिल्टर्स लूँगा तो मैं ये नहीं ले सकता, पावर असेंबलीज नहीं ले सकता। अगर मैं GU20 के कंपोनेंट्स ले लूँ तो मैं Hitachi के कंपोनेंट्स नहीं ले सकता। तो यू आर ऑलवेज स्टार्विंग द मनी बाय हार्डली 30 to 35% budget is available what you require. पर है ना? 75 GU के, तो इसमें से क्या कहते हैं 20-30 कम करके मेंटेनेंस का वर्क मान लो पाए थे। तो चल रहा है नहीं, ये इस तरह नहीं है, वो तो आपकी रिक्वायरमेंट यही 70-75 लोकोमोटिव हैं जो इस वक्त रेलवे को चला रहे हैं। दैट इज नॉट द जस्टिफिकेशन के लिए कम खरीद लें, लेकिन ये जो है ना वो आ रही है किसी और हेड स्ट्रीम से, वो जो पैसा है लोकोमोटिव प्रोक्योरमेंट का, जो कि आपने जो यूज करना है फॉर रूटीन मेंटेनेंस या डेली मेंटेनेंस, वो करना है रेवेन्यू से, व्हाट यू आर अर्निंग। नो, ये रूल है, ये रूल है। अभी हमने कोई एक शॉर्टकट चलाया है, लेकिन वो कि जी मतलब ये हमें पैसे कम मिलते हैं, ये वो, तो हमें PSDP का एक स्पेशल प्रोजेक्ट स्पेशल रिपेयर का दे दें। बाय दैट टाइम एक्चुअली यू कंप्रोमाइज विद योर इक्विपमेंट, यू डेटीरेट योर इक्विपमेंट। देखिए ना, ये अगर ट्यूबलाइट आज रिप्लेस होनी है तो ये इसको अगर आप इसको रिप्लेस करते हैं तो 6 महीने बाद, तो इसका जो भी एक इम्पैक्ट आएगा वो आपके उसके कॉन्सिक्वेंशियल तो इफेक्ट्स हैं ना। तो किधर मशीन का कि जी आप 5000 की बजाय 10,000 किलोमीटर बाद ऑयल चेंज करें, तो एट द एंड ऑफ डे क्या होगा, आपको ये खुलाना पड़ेगा 50 साल बाद, ये खुले और इसमें नया सारा वो डाल के। तो ये जो है ना एक विशेष सर्कल, ये कंटिन्यूस चलता रहता है। और वो जो मैंने बताया था ना कि 35% to 40% एलोकेशन होती है, 60% होती नहीं है, वो ओवर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स 2010 से लेकर मैंने 2020 तक फिगर निकलवाए थे कि जी ये कितने, तो पता चला एट द एंड ऑफ द डे कि वो 35 to 40%, 60% यू आर ऑलवेज पॉजिटिव फंड्स नहीं है आपके पास। तो वो क्या होगा, और वो जो आप कह रहे थे ना कि PSDP के थ्रू नहीं कर सकते, उसके लिए फिर आपको अंबार लगा के ना, जिस तरह मैंने बताया कि पावर प्लांट्स 35 खड़े हैं और आपके लिए आपके पास एक भी पावर प्लांट नहीं है इस वक्त स्पेयर में। तो व्हाट हैपेंस कि वो 35 कब से खड़े हैं, ओवर ए पीरियड ऑफ 2 इयर्स, क्योंकि PSDP का एक अपना चैनल ऑफ वो है मेच्योरिटी के, किस तरह वो चलना है। PC1 बनेगा, रेलवे अप्रूव करेगी, मिनिस्ट्री प्लानिंग कमीशन जाएगा, प्लानिंग कमीशन को आप जस्टिफाई करेंगे, फिर आपको कैश रिलीजेस एनुअल जो मिलनी है वो मिलेंगी, तो प्रोजेक्ट चलेगा। तो वो आपकी जो वो प्रोडक्ट है वो अनयूटिलाइज्ड और वो पड़ी रहेगी स्टेबल फॉर्म में। क्या आते हैं वो आपको बड़ा टाइम देंगे। अच्छा जी, उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन आ गया कि जी मटेरियल रेलवे ने लेके देना है, आप पहले से तो नहीं लेंगे। तो अगर वो नहीं मिल रहा और फिर वो फेलियर होता है, कोई आपने पुराना कंपोनेंट लगाया, तो दैट विल बी ऑर्गेनाइजेशनल फेलियर, दैट विल बी योर मेजर डिफेंस। सर है ही नहीं, क्या करेंगे, वो तो मैं कहाँ से लाऊं। नॉन इंक्लूजन ऑफ रिपेयर्स इन द मेंटेनेंस स्केड्यूल, कि जब आप लोकोमोटिव की कोई स्केड्यूल परफॉर्म करते हैं तो एक तो है लेट डाउन प्रोसीजर, जो भी है वो आपने लेट डाउन है वो आपने करना है। और अगर वो नहीं है, मतलब कई ऐसी रिपेयर्स होती हैं कि लेट्स से विद द पीरियड ऑफ टाइम उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा रिपेयर निकल आई है, जैसा मैंने कहा कि जी अब ये कहीं भी नहीं है कि जी विंडो ग्लास जो है रिप्लेस करें, वो चेक करें, लेकिन पता चला जी वो विंडो ग्लास तो टूटे हुए हैं
और आपकी विजिबिलिटी ऑब्स्ट्रक्ट होती है तो वो आपका एक एक्स्ट्रा वर्क हो जाता है, तो वो फिर आपने अगर इंक्लूड नहीं किया और बाद में फेलियर होता है तो वो इसको एट्रीब्यूट होगा। सर 110 बिलियन में आपने बताया था कि सर ये एक्सपेंस है इसमें 9 billion, 9 to 10 billion for all departments ज्यादा नहीं है है। ये तो इतना ज्यादा नहीं है अगर कंपेयर किया जाए तो निकलना चाहिए। ये 9 से 10 अरब क्या कह रहे हैं, काफी है। इतना ज्यादा नहीं है, ये निकल जाना चाहिए, निकल आना चाहिए। नहीं, लेकिन आपको पता है कि we were requiring 6 billion for the locomotive maintenance, हमें मिला 2700 या 2300, और इसी तरह आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो है 3-3.5 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर की, आपको मिलता है कोई 1 बिलियन। तो पहले ज्यादा डाल देना तो थोड़ा कम हो जाएगा फिर उसके बाद नहीं, वो ऐसे नहीं है, वो आपके उसकी भी एक रिक्वायर्ड होता है, पिछले साल क्या मिला था, इस साल क्या मिला है, पीएसडीपी कितने चल रहे हैं, तो वो ऐसे तो नहीं फिर आप याद लगाते हैं ना, तो इसी वजह से लगाते हैं। फिर अल्टीमेटली जब मटेरियल नहीं मिलेगा आप कहेंगे जी लगा दो यार। ये लास्ट वन, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लोकोमोटिव फॉर रिक्विजिट शेड्यूल, जो आपने पूछा था कि एक लोकोमोटिव है उसका आज डी या ई या सी स्केड्यूल ड्यू है, पता चला जी वो तो सिटी में फिर रहा है पिछले 10 दिन से और अभी आने में भी 4 दिन और लगेंगे, तो रास्ते में फेल हो गया या उधर फेल हो गया, तो ये आप एट्रीब्यूट करेंगे उधर जिधर काम कर रहा था। नॉर्मली ये इंस्ट्रक्शन है हेडक्वार्टर की कि कोई भी लोकोमोटिव जो है वो 7 डे को अपने बेस शेड में पहुंच जाए, इससे ज़्यादा यूटिलाइज ना करें। कई दफ़ा 3-3 हफ्ते नहीं आता, तो फिर जब वो फिर ये होगा। मेरे ख्याल से ये ऑर्गेनाइजेशन मसला है, बड़े आराम से हो सकता है कि भाई तो ये फॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रहा है ना, फिर इधर क्या कहते हैं वो डी की जिम्मेदारी की लीज की जिम्मेदारी डालने कि आपका लोकोमोटिव आपकी एजेंसी से मान जाएगा और आप लगा देंगे पास। देखें वो कोई ऐसे तो नहीं है कि वो वहाँ पे कोई एग्जीबिशन में खड़ा है, वो कहीं ना कहीं ट्रेन ऑपरेशन कर रहा है। ये सेंस ऑफ जिम्मेदारी बाहर निकल जाती है। वो सिर्फ बेस शेड को पता है ना उस शेड को पता है कि इसका सी शेड्यूल ड्यू है, वो अपने तौर पे वो कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं, फोन करते हैं यार ये भेज दो, ये फेल हो जाएगा। डीएस के पास रिपोर्ट भी जाती है क्या कहते हैं रेगुलरली कि ये हमारा डीएस का इतना मतलब नहीं होता, वो जो कंसर्न ऑफिसर है उन्होंने देखना होता है, तो वो अपने तौर पे वो कर रहे होते हैं कम्युनिकेट, वो हेडक्वार्टर को डेली रिपीट करते हैं कि जी ये मैसेज देते हैं, बाकायदा कंट्रोल मैसेज होता है कि जनाब ये इंजन हमारा वापस करेंगे। अगर वो नहीं करते तो अल्टीमेटली व्हेन इट विल बी फेलिंग, तो फिर क्या होगा कि वो ऑर्गेनाइजेशनल फेलियर एंड इट विल बी एट्रीब्यूटेड टू दैट डिवीजन वेयर दिस लोकोमोटिव रिमेन्ड इन वर्किंग। फिर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स ऑलमोस्ट वही जो मैंने बताया, मैन्युफैक्चरर के अकाउंट पे, वर्कशॉप के अकाउंट पे, मेंटेनेंस स्टाफ के अकाउंट पे, और तकरीबन एग्जैक्टली सिर्फ उसकी वो जो टैग है EC1 पहले वो था MA या वो जो था AO1 वो चेंज हो जाएगा। तो ये इसी तरह इलेक्ट्रिकल के जो फॉल्ट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल फेलियर, वो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर्स, और एक्सीडेंटल और अनक्लासिफाइड, कि जो कोई भी इस क्लासिफिकेशन में फॉल ना करे और उस रीजन पे फेल हो, दैट विल बी एट्रीब्यूटेड विद द E1। दिस इज द ब्रीफ। 461 आउट ऑफ सर्विस, 130 अवेलेबल फॉर सर्विस, 331 पैसेंजर, 150 फ्रेट 95, और डिपार्टमेंटल शंटिंग। ये डिपार्टमेंटल ट्रेन समझते हैं क्या है? डिपार्टमेंटल ट्रेन शंटिंग तो इज अ प्रीरेक्विजिट टू रन अ ट्रेन। एक एक्टिविटी है कि आपने कोचेस को इकट्ठे करना है, कोचेस को। डिपार्टमेंटल ट्रेन्स आर बेसिकली व्हिच इज यूज्ड फॉर द डिपार्टमेंटल पर्पस। एएन साहब ने कहा जी मैंने रिले लेके जानी है फलां जगह पे, मैंने स्लीपर लेके जाने हैं, मैंने पैलेस लेके जाना है, तो वो जो ट्रेन एक्सक्लूसिवली फॉर द रेल ऑपरेशन चलेगी, या हम फ्यूल लेते हैं कराची से, PS तो कराची किमाड़ी से लोड होता है एंड इट गोज अप टू कुंदिया, पेशावर, पिंडी, लाहौर, सारे, वो पूरी ट्रेन जो आ रही होगी दैट विल बी अ डिपार्टमेंटल ट्रेन। रिलीफ ट्रेन मटेरियल सप्लाई कर रही, दैट इज डिपार्टमेंट। रिलीफ ट्रेन डिपार्टमेंटल ट्रेन में आती है। नहीं, लीव ट्रेन वो उधर जरा आएंगे तो फिर बात करेंगे। इट इज अ स्पेशल ट्रेन, इट इज नॉट यूज्ड इन द नॉर्मल ट्रेन ऑपरेशन, ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी। बात समझ रहे हैं? उसका वो नहीं है, रोज तो नहीं आपकी लीव ट्रेन बाहर आती है,
once in a month, to कभी 2 महीने बाद या कोई। तो दिस इज द होल स्टोरी के जो हालात हैं। तो अब आप ये देख लें, ये वाला, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ बैड मेंटेनेंस, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, व्हाटएवर यू से। सर ये डिपार्टमेंटल की जो क्या कहते हैं इस टाइम सिंपली लेदा डेडिकेटेड लोकोमोटिव है नहीं, इसी में से देते हैं। इसी में से जो आपका पूरा एक नंबर है, एक पूरी बकेट है ऑफ द लोकोमोटिव, उसमें जो अवेलेबल होगा, जिस टाइप की रिक्वायरमेंट होगी, वो नॉर्मली वैसे थका लंगड़ा लूला इंजन जो है ना, वो डिपार्टमेंटल के लिए दे देते हैं, यदि उसमें कोई ज़्यादा एज सच ना स्पीड रिक्वायर्ड होती है, ग्रेजुअली स्लो काम करना होता है, तो सबसे थका हुआ लोकोमोटिव इन 130 में सर वो चाइनीज 69 लोकोमोटिव्स भी है, वो भी शामिल है। जी सर, ये इनइफेक्टिव कब आउट ऑफ सर्विस में चेंज होगा? जो इनइफेक्टिव ineffective when the calendar date will be changed. और आउट ऑफ सर्विस भी तभी हो जाएगा। Of course, ineffective means out of service ही है ना। तो वो जो है वो ineffective, अगर कैलेंडर डेट में वो नहीं होता तो it will fall in ineffective। वो फिर कैलेंडर डेट किसे कह रहे हैं जी, कैलेंडर डेट किसे कह रहे हैं कैलेंडर डेट किसे कह रहे हैं कैलेंडर डेट से मुराद ये है कि आज क्या है, आज 23 से जी, 23 नवंबर कब स्टार्ट हुई थी? रात 12 बजे, और रात 12 बजे 24 स्टार्ट हो जाएगी। अब आपने 23 की रात को 12 बजे एक लोकोमोटिव रोका कि अब डी शेड्यूल के लिए, उसको 8 घंटे लेने हैं, वो नहीं निकलता। 24 आ गई, जब 24 आएगी तो वो फिर इनइफेक्टिव में आ गई। ये मेरा ख्याल कुछ पहले भी डिस्कस हो गया है, एक ब्रीफ है, इस पे अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। न्यू वाले कौन से जीएम वाले जीई वाले न्यू, विच वन न्यू, कहाँ है? सर ये जो जीई वाले जो है वो जैसे सबसे टॉप ये 55, हाँ 55 और फिर 20। सर ये बाकी जीई की कब मंगवाए थे 30 और 64 कब मंगाए थे? कमीशन ये मंगाए थे, ये देख लें। AG 30 सर वो less than 10 years है या ज्यादा है? AG 30, AG 30 तो हो गए 97, तो आज काउंट करें 2007 17, हाँ 25 साल हो गए, 25 साल 24 साल हो गए। ये 44 हैं जो फॉल करते हैं मोर देन 1 ईयर में, इसमें वो 30 AG 30 आ गए, और 14 कौन से हैं इसमें? ये भी ब्रेकअप है, कहीं मतलब आगे होगा या नहीं? ये 160 बार तो नए हैं बिल्कुल नहीं, नए किधर हैं? लेस देन 10 इयर्स हाँ, तो लेस देन 10 ईयर्स ना, मतलब अब 10 साल आप एक प्रोडक्ट की मेंटेनेंस, रिक्विजिट मेंटेनेंस करें, डेफर करते जाएं, और वो जो मैंने आपको बताया है पर डे का $285 का वो शेयर उसको नहीं जा रहा, तो वो जो समझे कि उसका एंड रिजल्ट क्या होगा कि जो चीज़ प्रोडक्ट 20 साल चलनी है वो आपकी 10 साल में भी नहीं चलती। सर जी से पहले सिर्फ फ्रीड का कोई उससे पहले आई थी 2014 में ZCU चाइनीज, वो कितने में था? वो थे 63 100 से ज्यादा है इनकी जो है तो 5 to 6 इयर्स क्या कह रहे हैं? 100 से ज्यादा है जिनकी एज 5 to 6 इयर्स हाँ तकरीबन। बस रियल लोकोमोटिव जो है ना वो समझे यही है 165 जो थोड़ा बहुत। ओवर एज की जॉब पॉलिसी है, मतलब इसको किस तरह अकोमोडेट करते हैं? किसको? जो ओवर एज की है
मतलब ये 53% अगर डिलीट ओवर है तो इसको किस तरह हम डिलीट करके न्यू लेके आते हैं क्या? इसमें देखें दो होता है, मैंने आपको बताया था कि जो एज फैक्टर पे है वो सीएमई ऑफिस का काम है कि आप डिलीशन प्रपोज करें और आगे नए लोकोमोटिव लेते जाएं। एक्चुअली तो ये है कि हमारा जो पीआर है इसमें एवरेज 10 लोकोमोटिव जो ओवरेज है वो फारिग होने चाहिए और 10 इंडक्ट होते जाएं हर साल फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो ये तो है एक आइडियल, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपको कोई पैसे मिलें, कोई आपका प्रोजेक्ट अप्रूव हो, तो फिर जाके वो एक होता है, वरना तो आपने फिर इसी पे चलना है या इसी। सर हमारे ये जो 69 DCU है इसका क्या बनेगा या क्या है? वो जब आप आएंगे ना फील्ड में उस वक्त तक उनकी कोई फेट डिसाइड होगी, या तो आप कंडम करेंगे या फिर ये है कि तो उनकी वैसे रिकमीशनिंग का है एक प्रोजेक्ट चल रहा है, देखें अगर वो हो गया तो। ये 48 वाले काम करेंगे। हाँ सो मैनी ये कुछ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स वर्सेस डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव एडवांटेज। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव डेफिनेटली उसका है कि लेस मूविंग पार्ट, लेस, नो प्राइम मूवर, नो ऑयल, नो स्मोक, and so many advantages। और फिर हाई स्पीड, एनवायरमेंटल फ्रेंडली, और मेंटेनेंस कॉस्ट बड़ी इसकी कम है। इसके अंदर जाहिर है कि आप देखें ना, अगर लोकोमोटिव का अगर हम वो दोबारा लेआउट देखें तो उसके अंदर सारा कुछ मैकेनिकल ही है, ऊपर तो सब कुछ मैकेनिकल है। वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द कंट्रोल सिस्टम, ऑल्टरनेटर एंड रिमेनिंग मोटर्स अंडर द फ्रेम, बाकी तो सारा मैकेनिकल है। तो उसके अंदर क्या है कि सिंपली यू टेक द पावर, पास थ्रू द कंट्रोल सिस्टम, गोइंग टू द ट्रैक्शन मोटर, वेरी सिंपल, दैट्स इट। इनकी भी वही स्केड्यूल थे जो आपने पढ़ाई? नहीं, उनके अलग है। वो तो देखे ना, ये तो डीजल बेस लोकोमोटिव, इसका तो क्या है, छोटा मोटा वो कार्ड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट हैं, कंट्रोल सिस्टम है, वेरी फ्यू, इनका डिफरेंट है। तो ये है, मतलब no doubt that electrical, but of course for the infrastructure of the electric locomotive you have to have a huge investment, the capital cost is manifold। तो हमारे पास जो चल रहा है सिस्टम, तो उसमें so far we are just running that same old diesel electric locomotive। तो इंडिया पाकिस्तान के लगा तो यूज होने दे so many countries, बेशुमार, और इवन इन जापान भी चल रहे हैं कहीं, वो डिपेंड करता है। अमेरिका में चलते हैं सारा फ्रेट ऑपरेशन, 6 लोकोमोटिव लगे हुए हैं और इस ट्रेन के साथ 10-10 हज़ार का, बहुत सारे। सो असल में ये ना, आपको इनिशियल फैक्टर एफर्ट ज़्यादा चाहिए इसके लिए, उसमें रकम होती है, और वो नॉर्मली पैसेंजर ऑपरेशन में जो है ना ईटी का ज़्यादा है, लेकिन फ्रेट पे भी चलता है, लेकिन नॉट विद लॉन्गर लोड्स। अच्छा, इसके बाद आ गया जी, चलें ये तो बाद में करेंगे। अब आप बिस्मिल्लाह करें, कागज़ निकालें और अपनी विजिट रिपोर्ट बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, वो क्योंकि जो सबसे अच्छी होगी वो भी शेयर होगी, और जो सबसे वर्स्ट होनी है वो तो बिल्कुल समझे, इधर कोई लाइब्रेरी या म्यूजियम हुआ तो उसमें रखी जाएगी, वो अब आप देख लें। हाँ जी, नहीं जरा लिखे तो सही ना, मतलब ये तो कंप्यूटर पे तो हमें भी बड़ी अच्छी, वी कैन राइट वेरी गुड रिपोर्ट जी, जरा आप खुद लिखे ना। सर लोकोमोटिव फैक्ट्री चलाएंगी, ये क्या है कि जो सारी रात हीर पढ़ते रहे और सुबह पूछा कि ये हीर मर्द था या औरत थी, आपने क्या लिखा वहाँ? आप लिखे ना जो मुझे नहीं पता, नाउ इट्स योर टेस्ट एंड नंबर टेस्ट। तो अब आप जरा जो भी आपके ज़हन में है ना वो लिख लें। आप नहीं गए थे उधर? सर उनकी प्रेजेंटेशन में है कि मैन्युफैक्चरिंग, बस जो भी है आप लिखें ना, ये बैक टू बैक लिखते जाएं।
और 2 सफ़े, लेकिन ये है कि को ट्राई टू राइट डाउन सम क्वालिटी रिपोर्ट। सर वो हमें तो 2-2 मिनट का इंट्रोडक्शन तो वो तो हम एक-एक 2-2 लाइन ही लिखते लिखते। बस वो जो भी आप लिखे तो सही ना। तो लेकिन यहाँ पे एडिट एडवांटेज होगा ना, जो मैकेनिकल वाले हमको थोड़ा ज़्यादा समझ आएगी और इलेक्ट्रिकल वाले हमका समझ You will be treated on some other criteria. वो क्राइटेरिया बताना वो आप जो मर्जी लिखें उनका है वो अलहदा। आप सिर्फ अपना नाम लिखें और आप लिखें डेजिग्नेशन बेशक ना लिखें। लिखा है सर। हाँ डेफिनेशन लिखी तो बस अच्छा ये बताएंगे जो रियल एक मिसिंग था वो तो आपने बता दिया कि वे ऑफ प्रेजेंटेशन या वो था। व्हाट एल्स रियली और क्या आपका? सर लेजर कटिंग प्रोटेक्शन इक्विपमेंट ये सबसे बड़ा जो चीज जो है सर ऑफिसर का भी और सर स्पीड वर्क सेफ्टी इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं। सर हेलमेट रखे भी थे उसके बावजूद भी एक बंदे ने नहीं पहना हुआ। वहाँ पे कुछ हेलमेट्स रखे हुए थे, जैसे गेट से अंदर जाते हैं ना सामने कुछ हेलमेट्स रखे हुए थे, लेकिन कहते हैं हम बाइक पे हेलमेट नहीं पहनेंगे। अच्छा इसको क्या कहा जाए? इट इज सालपुर स्पेसिफिक या एज अ नेशन कल्चर? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये एक दफा मैंने अटेम्प्ट की थी व्हेन आई वाज वर्किंग एज अ डिविजनल ऑफिसर, डीएम में काम कर रहा था, तो वो ऐसे उनको जैसे कहते हैं ना कि मौत पड़ गई कि ये हेलमेट पहनना पड़ेगा ये, और लिटरली उन्होंने कहा कि सर वो हमसे काम ही नहीं होता हेलमेट पहन के। सर ये हमारे पूरे कॉम वी आर सो करेजियस एंड डेयरिंग कि उन्होंने कहा कि हमसे तो काम ही नहीं होता। सर मार्क में ये भी कहते हैं मशीनरी पे काम नहीं करना चाहिए। वो सर वो गैस कटिंग कर रहे थे इतने हाई टेंपरेचर पे, उनके पास भी कोई मास्क वाला उसकी गॉगल्स लगाए हुए थे बस। ये किसका है? ये मेरा ये आपका है? सर लाइट बहुत साइड पे लगी है, काफी अच्छी है तो 90 रहती है अंधेरा। और सेफ्टी का अगर एक ऑफिसर हो जाए जो नॉन कंप्लायंस को बताता है एक बुलेटिन की शक्ल में फोटोज लेके बताएगा। या दूसरा एक ग्रेट मतलब स्पेसिफिकली ये भी कि जैसे लगता है 93 के बाद तो कोई नहीं समझ नहीं आई, कोई छुट्टी नहीं है, उसी तरह जैसे चल रही है ऐसी दिन का सर लेजर कटिंग फैसिलिटी भी वहां पे वहाँ पे क्या है? वो तो है सर वो गैस कटिंग सर गैस कटिंग नहीं, एक लेजर की भी है। नहीं लेजर की नहीं है। लेजर की नहीं है हाँ। सर पेंट भी मैनुअल हो रहा था वहाँ पे, पेंट ही नहीं था सर उन्होंने जो पंचिंग की वो एक सीएनसी मशीन थी तो उसकी फिनिशिंग भी किसकी? एक मशीन थी सीएनसी सीएनसी मशीन, मशीन एक उन्होंने एक कोऑर्डिनेट उसकी भी ड्राइंग वगैरह की कंपोनेंट पंचिंग थी। हाँ हाँ वो जो रूम के अंदर है। जी हाँ। फिनिशिंग वाज सो बैड। और ये सर कंप्यूटर एडेड हो सर कंप्लीटली कंप्यूटर प्रोसेस करे उसको ड्राइंग को। असल में अच्छा ये वैसे आपकी ऑब्जर्वेशन सारी ठीक है, आई शुड बी ऑनर्ड, लेकिन जब आप जाएंगे ना लोको शॉप मोहलपुरा में गए हैं आप जी सर गए हुए इलेक्ट्रिकल तो वो आपको एक और ये नहीं कि इसका कोई डिफेंस है या इसका कोई आर्गुमेंट है, but the problem is unfortunately if now all the machinery equipment in the workshops need complete replacement. अब आपको पता है कि हमारा एक इंडक्शन हार्डनिंग मशीन है which is ultimate requirement, वो वहाँ पे खराब पड़ी है for the last 10 years. अब उसके अंदर पता नहीं कि थायरिस्टर होता है, literally I don't know the function of थायरिस्टर। अब वो थायरिस्टर वाला ज़माना तो चला गया, वो तो एवरीबॉडी फिनिश मेरा ख्याल सबकी होगी भी तो वो उसमें वो अब वो 10 साल से खराब पड़ी है, अब वो मिलता ही नहीं कहीं से। अच्छा फिर ये है कि इवन ये जो मशीनरी इक्विपमेंट लगी हुई है, हालांकि ये रेलवे की लेटेस्ट मशीन इक्विपमेंट में फॉल करता है कि अंडर वन रूफ ये रिलेटिवली जो बाकी मशीन है उससे मतलब बाकी सेटअप की निस्बत एक्सेप्ट वेरी फ्यू होता ही है कि इसमें
नॉर्मली जब प्रोजेक्ट आता है, जैसा मैंने बताया कि लोकोमोटिव का एक बड़ा हैफ्टी प्रोजेक्ट था, अच्छी अमाउंट की, तो उसके अंदर कुछ प्रोविजंस रखी जाती हैं, लेकिन वो प्रोविजंस सिर्फ वो मशीनरी इक्विपमेंट की होती हैं जो रिक्वायर्ड फॉर दैट स्पेसिफिक इक्विपमेंट, कि जो ओईएम रिकमेंड करता है कि जी आपको इसके लिए व्हील प्रेस फ्लावर किस्म का चाहिए, इतने टन का चाहिए, बस वो आप ले सकते हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर। बाकी जो है एक रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी का PC1 अंडर प्रिपरेशन है, कि जिसके अंदर ये है कि कम से कम जो हमारी मेजर वर्कशॉप्स हैं उनकी मशीन इक्विपमेंट जो है वो रिप्लेस किया जाए। लेकिन वही बात है कि वो सारा प्रोसेस होते होते वो हम वी विल लूज टाइम। ये भी आज अगर हम उसको इनिशिएट कर रहे हैं तो जब आप लोग चीफ बन जाएंगे ना तो शायद उस वक्त तक वो कोई मटीरियलाइज हो सकेगा। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में यही तो इनएफिशिएंसी का एलिमेंट है जिसकी वजह से शायद हम बहुत पीछे हैं। बाकी हाँ, अगर कोई डिफेंस का हो तो वो तो जिस तरह भी आप ये देखें ना, ये इसी रोड के ऊपर अगर आप जाएं तो पता नहीं कौन कौन सा SPD के प्रोजेक्ट्स यहाँ आपको नज़र आते हैं। PMO है और HMC भी अब उन्होंने ले ली है, HFF का वो भी उन्होंने ले लिया है, SCC वो भी उन्होंने ले लिया। तो वो फिर उनका चूँकि वो एक डिफेंस रिलेटेड आ जाता है तो टैग तो वो फिर सारा कुछ हो जाता है। सॉरी, रेलवे भी दे देना चाहिए। रेलवे इंशाल्लाह आपके होते हुए शायद कोई ना कोई आ जाएगा। मतलब जब आप सर्विस ज्वाइन करेंगे तो उसके शायद क्योंकि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है अगर मिलिट्री सुपरवाइज्ड है तो उनकी ग्रूमिंग अच्छी है, जो सिविल सुपरवाइज्ड है वो ग्रूमिंग नहीं करती। अब ये डिबेटेबल बात है। यूनिवर्सिटीज देख लें, सिर्फ यूनिवर्सिटीज को देख लें, अपनी कॉन्सर्ट्स देख लें, 20 साल लगे अभी भी उसका कोई नाम नहीं। दस तो देख लें 10 ईयर के अंदर काम पे काम उनको फंडिंग का इशू नहीं होता। नहीं, फंडिंग तो एक चीज़ है ना, फंडिंग रेलवे के अंदर भी कोई इतना वो नहीं है मतलब फंडिंग का इशू, लेकिन और बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं। सर वो जानते हैं काम किस तरह निकलवाना है। मिलिट्री आई है में बेहतर हुआ था सिस्टम जब आर्मी आई थी टू सम एक्सटेंट कि उन्होंने डिसिप्लिन बेहतर किया, वैसे वो दैट इज अप्रिशिएबल कि वो डिसिप्लिन ठीक करना पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ठीक हो जाएगा डिसिप्लिन। सर कमर्शियलाइजेशन की तरफ कोई आप आइएगा ना उधर एज ए आप देखें बिल्कुल वो फौज वाला आपका रखेंगे, आप फौज को भूल जाएंगे, रेस्ट एश्योर्ड। मतलब आप एज ए ज्वाइन करें तो आप कहेंगे कि ये इससे बेहतर है मैं फौज में चला जाता हूँ। हाँ, रिसालपुर में दिस आई कैन क्लेम, ये सुना है सर। दिस आई कैन क्लेम। मैंने सर प्रेफरेंस रखी थी रिजल्ट की। हाँ, तो वो कह रहे थे कि यार लड़का जाएगा तो सब भूल नहीं जाओ। नहीं, होता ऐसे नहीं है, बहुत पता नहीं है दोनों, लेकिन ये है कि ये डिपेंड करता है और इट्स ये आपके ऊपर डिपेंड करता है हाउ यू लीड। बात समझिए कि वो आप क्या करते हैं। सर ये मैकेनिकल डिजाइन उधर जो हो रही थी ना, ये बात से मैंने ये बात की थी क्योंकि सर्टेन कोर्स उधर मैंने ये मैकेनिकल डिजाइन की भी देखी है थोड़ी बहुत। तो वो पहले सिमुलेशन करते थे, कंप्यूटर कहते थे, देख के लाइक आपको जो आउटपुट चाहिए स्पेसिफिक सस्पेंशन सिस्टम व्हाटएवर, तो वो पहले सिमुलेशन करते थे, डिजायर्ड आउटपुट आ जाती थी तो फिर उनको पास करके किसी सीएनसी मशीन से वो डिजाइन बनवा लेते। इधर ये कहते हैं कि नहीं हम बस रिटर्न ट्रायल करके बस चीज वो तैयार करते। असल में द मेन रीजन इज ये आपको पता है कि ये जितने इस वक्त वहाँ पे सीनियर हमारे सबॉर्डिनेट है ना, ये 2-2 साल की ट्रेनिंग जापान में करके आए हैं। जब ये फैक्ट्री इंस्टॉल हुई है तो उससे मतलब दैट टाइम ये कुछ बंदे 1 साल के लिए जापान गए थे, कोई बंदे 2 साल के लिए जापान गए थे और वहाँ से भी ट्रेनिंग करके आए। अब वो सारे आहिस्ता आहिस्ता निकल गए, अब रह गए वो 2-4 दाने, अब वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगे। तो जब वो नए लोग आएंगे ना, दे विल बी टोटली प्लान। अभी भी मैं आपको बताऊं कि डिस्पाइट कि इसमें तकरीबन ऑलमोस्ट मैंने पढ़ी है सबका ने बड़े दुख और जैसे वो किया ना, मतलब एक रिजेंटमेंट शो की है वो अपनी जगह पे, लेकिन स्टिल रिसालपुर ये नहीं कि मैं मुझे तो वहाँ पे 3-4 महीने हुए थे कि रिसालपुर के अंदर स्टिल थोड़ा सा वो जो रूल प्रोसीजर के मुताबिक काम होता है। When you will go to the some other workshops, you will see कि वो जो एक गंदी वर्कशॉप होती है
एक प्राइवेट बंदे की, उसमें और हमारी वर्कशॉप में कोई डिफरेंस नहीं। देयर इज नो हाउस कीपिंग, देयर इज नो मेंटेनेंस, देयर इज नथिंग। And it's not only case with the mechanical department, I am talking of every department. What to talk of civil, electrical, सबका यही हाल है। और उसकी शायद रीजन ये है कि देखिए डीएस का जो रोल है ना, जब आप फील्ड में जाएंगे ना तो आप देखिएगा कि डीएस उसका एक जस्ट कोऑर्डिनेटिंग रोल है अमंग द ब्रांचेस के जी आपका कोई इशू है सम सिविल इंजीनियरिंग तो वो कर लेंगे, उसे कोऑर्डिनेट करना है। बाकी तो हर ऑफिसर इंडिपेंडेंट है। अब वो अपने डोमेन में कैसे काम करता है वो एक क्वेश्चन है कि वो कितना स्मार्टली, कितना प्रोफेशनली या कितना वो एक्टिवली काम करता है। अब आप जब फील्ड में जाएंगे तो आपकी जो कैटेगराइजेशन होनी है वो हर एक की ऐसे नहीं होनी। उसमें कुछ जो है वो who will be performing good, वो they will excel। बाकी जो है वो इसी तरह नौकरी होगी और बस होगी। और सब तो यूं के भी आपने क्या, पहले तो ये है कि आपने रेलवे को स्वीकार कर लें कि हाँ हमने रेलवे में रहना है, और मेरा जो बॉन्ड है वो आपको कम से कम 4-5 साल तक तो रुकेगा। गारंटर भी है उसमें बॉन्ड में जी। अगर कोई पैसा जमा करा था निकल सकता है, चले इतना आसान नहीं है। It's not so easy। पैसे जमा करा के भी रेजिग्नेशन इज नॉट योर राइट जस्ट टू बी एक्सेप्टेड और अदरवाइज जरूरी तो नहीं है कि आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्टेड है। आप पहले कहेंगे मैं पैसे जमा कराता हूँ वो तो होगा तो उसके बाद फिर तो वो जो कहने का है कि अब आपका वो जो भी स्टाइल मैंने आपको कहा था ना कि 17-18 में जो आप पिक करेंगे ना यही चलने आगे। तो यही इंप्रेशन, वी नो द नॉन सीरियस कैरेक्टर्स, वी नो द इनकॉम्पिटेंट कैरेक्टर्स, वी नो द प्रोफेशनल पीपल इन द रेलवेज, वेरी फैंटास्टिक ऑफिसर्स, वंडरफुल ऑफिसर्स, रोल मॉडल आप कह सकते हैं कि जिनको बंदा देख के कहता है कि यार ये रेलवे में ऐसे ऑफिसर्स नहीं। बट अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी आर, अब मैं कुछ आई रिजर्व माय कमेंट्स। सर सारे ऑफिसर को आप सारे कॉम्पिटेंट कर दें, रेलवे के जो इश्यूज हैं सारे स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, उतने रिजॉल्व होने लगे। मतलब अगर कल को सारे कहते हैं सारे ऑफिसर ठीक हो जाते हैं, एक वन सारा अफसर काम करें 64 पे 54 पे मैक्सिमम 70 पे चला जाएगा, 80 पे चला जाएगा, उससे पता क्या करेगा। ये चूंकि अभी आपने फील्ड एक्सपीरियंस नहीं ना किया या फील्ड ट्रेनिंग्स उस तरह नहीं की, जब आप जाएंगे ना ग्राउंड रियलिटी पे फिर आप मुझसे पूछिएगा कि जी हाँ ये मैं देख के आया हूँ और इसका क्या हाल है, क्योंकि ये क्यों है। देखिए ना ये रिसालपुर आप देखे हैं, इसके अंदर आई सी सो मेनी डिस्क्रिपेंसीज। अब मैं कोशिश करूंगा कि वो फोटो लेके आऊँ कि जो आपने एडमिन ब्लॉक देखा था उस दिन जाके, उससे पहले कैसा था, उससे 20 दिन पहले कैसा था। आई विल शो यू द पिक्चर। आई डिड नॉट मतलब वो हाउस कीपिंग जो थोड़ी बहुत ठीक हुई है वो मैं उसको वो ये नहीं है कि मुझे कोई उससे मेरे कैरियर पे फर्क पड़ेगा ये वो, बट आई वाज फीलिंग मतलब कि मैं आ किधर गया हूँ। ये इस तरह लोग इस ऑफिस में मतलब प्रेमिसेस में रहते हैं, तो वो एवरी डे आई जस्ट कीप मतलब पीपल बिजी टू डू समथिंग एट लीस्ट। तो लेकिन उसका नेट पॉजिटिव इम्पैक्ट कोई नहीं आ रहा। नहीं हाउसकीपिंग ठीक कर दी है, कॉन्ट्रैक्टिंग ठीक कर दी है, तो क्या बात है। देखिए ना ये तो एक डिबेटेबल इशू है ना, वेयर टू स्टार्ट, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम सम पॉइंट। बात समझ गए ना, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम सम पॉइंट। सर आप एमपी लेवल पे आ गए और अब आप हाउसकीपिंग कर रहे हो, तो मेरे ख्याल में ये तो कब तक चलेगा सर? नहीं ये इसलिए हुआ कि वहां पे देख पता नहीं आप लोग मेरे ऑफिस में गए थे कि नहीं, वहां पे कम से कम कोई 50 बंदों के नाम लिखे हों, मेरा लेटेस्ट नाम मेरा है, लेकिन वो आई रिजाइन के जी वो ये इधर नहीं आते थे क्या उनको, मसलन फॉर एग्जांपल इफ यू फील दैट दिस फ्लोर इज अगली, तो मुझे भी अगली नजर आता है और आपको भी नजर आता है।
ये ऐसे नहीं है कि आपका कोई वो जो $6 मिलियन मैन वाली कोई रीजन या कोई ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन यू हैव टू स्टार्ट एट सम पॉइंट, कहीं से आपने देखा है वहां पे मशीनें किस तरह गंदी हैं कि वो कोई बंदा उसको हाथ नहीं लगाता। अब 2 दफा मैंने कह दिया पोलाइटली कि जी ये मशीनें सफाई शुरू कर देंगे, अब उन्होंने नहीं की। अब मैंने कहा कि जी जो फोरमैन जिसकी मशीन गंदी होगी, और एटलीस्ट यू शुड रिजर्व 1 डे, आई विल नॉट माइंड कि आप उस दिन कुछ ना करें, सिर्फ मशीन साफ करें अपनी, और आई विल नॉट माइंड। और जिस दिन, अब मैंने आपको टाइम दिया 1 महीने का, 1 महीने के अंदर मशीनें साफ ना हुई, दैट फोरमैन विल बी किक्ड आउट। अब वो अगर ये लैंग्वेज सुनते हैं तो फिर इस तरह ट्रीट करना पड़ेगा। क्या आप समझते हैं कि कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और मशीन के हालात इस तरह हो कि वो डस्ट और ड्रेड से भरी हो और उसके नीचे मट्टी जमा हुई हो, उसके ऊपर मट्टी पड़ी हो? प्रॉब्लम इसकी ओनरशिप नहीं ले रहा अगर एज एन एम्प्लॉय कोई कनेक्ट कर सकता है जी पिक्चर किसी तरीके से ऑन द इससे, या किसी तरीके से आई शो यू सम पिक्चर्स, ताकि वो जो आपका डिबेट है सारे सवाल के जवाब आपको मिल जाएंगे। सर इसमें जो ईमेल है उसको आप भेज दें। सॉरी ये तो चलिए, आई विल ट्राई कि मैं कल लेके आऊं। आई विल शो यू सम पिक्चर्स जिससे आपको आइडिया होगा। डू यू बिलीव दैट कि रेलवे में ऑफिसर्स का और स्टाफ का एटीट्यूड ठीक हो जाए, रेलवे जो है ठीक हो जाए, इट विल जनरेट अ पॉजिटिव It is the one factor. It is the one factor. Is it a major factor? I think so. मेरे हिसाब से है, मेरे हिसाब से भी है। अगर यूर जिम आप कल से क्या कहते हैं, सारी ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल हो जाती है, देखिए मेरी बात सुनिए, मशीनें भी साफ है, सारा कुछ साफ है। वर्किंग कल्चर जब आपका डेवलप हो जाता है ना, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इम्प्रूव करना शुरू कर देती हैं। जो आपने डिज़ाइन ऑफिस देखा, डू यू रियली थिंक कि डिज़ाइन ऑफिस ऐसे होते हैं कि खिड़कियाँ खुली हैं, कंप्यूटर चल रहे हैं, विदाउट एयर कंडीशनर, विदाउट एनीथिंग, विदाउट एनी ड्राइंग्स की प्रॉपर स्टैकिंग हो या कोई और चीज़ हो? ऐसे तो नहीं है। पहले तो आपने ओनरशिप लेनी है ना। मेरा भी आया कि उसको जो उसका सबसे फल होगा रेलवे अथॉरिटी बना के दे। देखिए एक छोटा सा मैं आपको पॉइंट बताता हूँ। मसलन वहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे दरख्त लगे हुए हैं, ये है वो है। अच्छा, जब मैं शुरू में आया तो उसमें क्वेश्चन आया जी कि एक जगह पे मैंने देखा कि वो इससे डबल एरिया था और वो सारा जला हुआ था। तो मैंने पूछा कि जी ये क्या है? उन्होंने कहा जी जो पहले एमडी साहब थे उनकी फैमिली से, उन्होंने कहा था जी ये जो लकड़ियाँ या ये जो गिरती है ना, इनको जला दिया करें। अच्छा, ये तो अप्रोच है। मैंने उन्हें कहा कि इनको क्यों जलाते हैं आप इस तरह करें कि ये जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं इनसे पूछें जो बाहर रहते हैं, नॉट इन द फैक्ट्री, जो बाहर रहते हैं, कि हम अगर उनको ये दे दें ऑन पेमेंट, तो क्या वो अपनी ट्रॉली, अपने वो लोडिंग, ये वो और वो जो लेस देन 4 इंच या 6 इंच जिसका स्टेम है, जो गिर गया है, मतलब सफेदे का दरख्त है या कोई और चीज़ है या जो भी है, टहनियाँ गिरी हुई हैं या स्टेम्स हैं, तो वो उन्होंने कहा जी कि हाँ 5,000 रुपया वो कहते हैं जी हम ट्रॉली ले लेंगे। मैंने कहा दे दो। कैन यू बिलीव कि वी कलेक्टेड ऑलमोस्ट सो फार 90,000 रुपीज़। अच्छा, वो 90,000 रुपये का मैंने क्या किया, मैंने कहा यार कि ये रात को मैं कॉलोनी में वॉक करता हूँ, तो मैंने कहा कि आप ये सारी ना स्ट्रीट लाइट्स लें और इसमें लगा दें, और नेक्स्ट 3 डेज में वो लाइट्स लगे। अब आप मुझे ये बताएं कि इसके अंदर गवर्नमेंट रिसोर्सेज किधर है, इसके अंदर रेलवे की वो जो हम कहते हैं बजट नहीं है, प्लान नहीं है, वो नहीं है, या अब ये 2 डिफरेंट अप्रोच है ना। हो सकता है वो ठीक कहता हो कि ये पिलफरेज है, यदि इसमें चांसेस हैं बड़ी लकड़ी भी कोई लेके चला जाए, उसका भी एक तरीका था। मैंने कहा जी एक तो ये डे टाइम में होगा और स्टेज फोटोग्राफ होंगी कि जब वो लोड कर रहे होंगे तो एटलीस्ट आपके 3 बंदे वेरीफाई करेंगे कि उन्होंने वही जो ट्रैश है वही उठाया।
दिस इज वन अप्रोच। तो कहने का मतलब ये है कि एटलीस्ट यू शुड कीप ऑन डूइंग समथिंग जिससे आपकी बेहतरी आती है। अब आप कहेंगे कि एडमिन ब्लॉक साफ हो गया, बेहतर हो गया, इससे प्रोडक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा? तो आपने कहीं से तो स्टार्ट लेना है ना। सर ये ऑप्शन पर नहीं होता कि आपने इस तरह की चीज बेचनी है तो स्टोर में भेजने को आगे नहीं, वो है अपनी जगह, हमने उसको नहीं किया, हमने तो वो किया कि जो बिल्कुल ट्रैश है। सर ये बाईपास में होता है ना, वरना ट्रैश को आप डायरेक्ट बेचने का क्या कर रहे हैं? ऑप्शन के जो प्रोसीजर है उसको बाईपास नहीं किया इस तरह। अगर कोई ऑफिसर को तो चीजें बेचना शुरू कर दे ट्रैश समझकर। देखिए, अगर तो जाते हैं आप डिपार्टमेंटल रूल रेगुलेशन पे, तो फिर तो यही प्रोसीजर है, बात समझ रहे हैं। लेकिन वो कोई नहीं करेगा, वो जलाते गए, हो जाए माई कॉन्शियस इज क्लियर कि जी मैंने ये किया है, और उसके सारे जितने चेक्स, रेक्विजिट चेक्स हैं वो हमने अप्लाई किए। बीइंग रेलवे ऑफिसर, मैं रेलवे ऑफिसर, मैं देखता हूँ कि अगर ये गवर्नमेंट को अथॉरिटी बनाती है, ठीक है, तो आप क्या कहते हैं अथॉरिटी की जब बनेगी तो जिम्मेदारी क्या कहते हैं एमडी की क्लास आएगी, वो जिम्मेदार होगा। और जैसे खट्टर साहब ने कहा कि अगर उसको अथॉरिटी बना के जिम्मेदारी तय कर दी जाए तो ये जितना भी लॉस रेवेन्यू है ये दो एक साल में सारा कुछ रिकवर होकर रेलवे जो है ना तनख्वाह खुद ही दे सकता था, खुद चला सकता है। अब ये सामने नजर आ रहा है मुझे। देखिए ये जो है ना, ये डिबेट है। अभी आपने वो चूंकि इकोनॉमिक्स, रेलवे इकोनॉमिक्स पढ़ी नहीं ना रेलवे के रेफरेंस से। देखिए ना, आपको मैंने पहले दिन बताया था कि आप अगर बीच में आपका पेंशन का बजट बीच में से वो शिफ्ट कर दें तो आप तकरीबन ब्रेक इवन पे चले जाते हैं कि विद दिस सिस्टम, विद दीज रिसोर्सेज, विद दिस टाइप ऑफ मैनेजमेंट, यू ऑलमोस्ट रीच टू द ब्रेक इवन। साहब ने कहा था कि सिर्फ एक रेलवे बोर्ड की कंपोजिशन जो है ना उसको ठीक कर दिया जाए कि ये 110 के 110 हम उनको रिकवर करके देने के लिए तैयार हैं। 110 है सर, डॉक्टर साहब ने कहा था कि 110 के 110 रिकवर होते हैं। सॉरी 110 मिलियन है ना। अच्छा हमारे एक्सपेंस वो रिकवर होता है इसमें से। कहते हैं हम करके देने के लिए तैयार हैं, सिर्फ ये रेलवे बोर्ड की कंपोजिशन ठीक कर देंगे कि हमें चलाने दें, इंटरफेरेंस ना करें, अपनी पॉलिसी ना बनाएं, और क्या कहते हैं जो चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करते हैं बस। तो हमें जिम्मेदारी दे दें, हम 110 इनको रिकवर करके देते हैं। ऊपर इसमें किसी दिन रख लेंगे डिबेट अनऑफिशियल ना। ऊपर से मैं देखता हूँ बीइंग ऑफिसर की भाई मसले सारे ऊपर से हैं, वो मसला कर रहे हैं, मैं जान मार के क्या करूँगा? ठीक है, क्या कहते हैं फैक्ट्री साफ होगी, सारा कुछ होगा, लेकिन प्रोडक्ट तो वही कुछ नहीं। यू जस्ट ऐड ऑन योर, आप अपने क्वेश्चंस ऐड ऑन कर लें, इसको ना किसी दिन अनऑफिशियल अदर देन लेक्चर वो आप शेयर कर लेंगे। ये कोई ऐसा वो नहीं है रॉकेट साइंस। ठीक है जी, थैंक्स। ये कोई रह तो नहीं गया अभी जो बंदे छुट्टी पे कौन है? ये फिर दो एएन है, दो एएन है, एक दो स्टोर वाले और एक एई भी है, एक एएन। एई एलियन 5 बंदे हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। कल 9 बजे है जी। लिंक से नहीं Thank you.